हेलो एवरीवन, वेलकम टू कीमोफिलस लॉरिका। आज हम अपना लेक्चर स्टार्ट करने वाले हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है +2 पॉइंट ऑफ व्यू से, ऑब्वियसली बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो एक ही वीडियो में आपको पूरे लेक्चर की फुल एक्सप्लेनेशन, एक एक टॉपिक की क्लैरिटी, क्वेश्चंस की प्रैक्टिस, सब कुछ मिल जाएगा। लेकिन उसके लिए आपको वीडियो को लास्ट तक देखना होगा। और एक काम और करना, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो गाइस प्लीज सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि सैंपल पेपर, सीबीएसई का सैंपल पेपर मैं ऑलरेडी निकाल चुकी हूँ क्लास 12 केमिस्ट्री का। उसका लिंक मैं यहाँ अटैच कर दे रही हूँ, आप देख लीजिएगा। एंड जितने भी आपके टर्म 2 के पेपर्स चैप्टर्स हैं, उनकी सबकी वन शॉट वीडियोस, कुछ की निकल चुकी है, कुछ की मैं निकाल रही हूँ, राइट। तो आई थिंक वो आप लोगों के लिए बहुत बेनिफिशियल होगी कि आपका पूरा लेक्चर एक ही वीडियो में कवर अप हो जाएगा। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, केमिकल काइनेटिक्स, इन सब की हम निकाल चुके हैं। आप चैनल पे प्लेलिस्ट पे भी जाके देख सकते हो, ठीक है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं आपको उसका लिंक भी दे दूंगी। तो उसके अलावा अब जो ये नया चैप्टर है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, उसको आप अच्छे से पढ़ो एक ही वीडियो में। आई एम डैम श्योर आपके सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। चलो शुरू करते हैं। तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, नाम से पता लग रहा है कोऑर्डिनेशन यानी कि कोऑर्डिनेट बॉन्ड होगा, ठीक है। तो लेट मी जस्ट चेंज द कलर ऑफ द पेन, बिकॉज रेड उतना विजिबल नहीं होता, ब्लैक कर लेते हैं हम, ठीक है। एंड ओके फाइन। तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में आपका कौन सा बॉन्ड होगा? कोऑर्डिनेट बॉन्ड, या फिर आप जिसे कहते हो डेटिव बॉन्ड, ठीक है। एक टाइप का ये कोवेलेंट बॉन्ड ही है ऑब्वियसली। देखो, हम ये वन शॉट वीडियो कर रहे हैं, यानी काइंड ऑफ रिवीजन वीडियो, राइट। तो ऐसा नहीं है कि मैं सारे बेसिक्स जो है बाकी चैप्टर्स के भी बहुत ज्यादा कवर अप करवाना चाहूंगी, क्योंकि वो फिर इंटरमिंगलिंग हो जाएगी। बट बेसिक्स जो आपके टॉपिक से रिलेटेड जो जो चीजें आती जाएंगी वो मैं सारे बताते जाऊंगी, ठीक है। कॉन्सेप्ट आपके डेफिनेटली क्लियर हो जाएंगे। तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड या डेटिव बॉन्ड कब होता है? एग्जाम्पल ले लेते हैं। एग्जाम्पल जैसे आपका एमोनिया के ऊपर एक लोन पेयर होता है, राइट। तो ये लोन पेयर एक्स्ट्रा ही है, उसका किसी को डोनेट कर सकता है। वो अगर डोनेट कर दे किसी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज को, BF3 एक इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज है, इलेक्ट्रॉन की शॉर्टेज है, उसके पास 6 इलेक्ट्रॉन है खाली बोरोन में, उसका ऑक्टेट पूरा नहीं हो रहा है। अब ऑक्टेट अगर पूरा नहीं हो रहा है तो इसका मतलब अगर आप उसका ऑक्टेट पूरा करना चाहो, कोई उसको इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है। तो एमोनिया में आपका ये इलेक्ट्रॉन जो लोन पेयर है, ये इसको इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। डोनेट ये अकेला एटम कर रहा है, शेयरिंग आपके दोनों कर रहे हैं, ठीक है। इस तरह के बॉन्ड को हम कहते हैं कोऑर्डिनेट बॉन्ड, डेटिव बॉन्ड। तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स वो कंपाउंड्स हैं जिसमें कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनता है। किसके बीच में बनता है वो भी हम डिस्कस करेंगे। डेली लाइफ में इसका एग्जांपल अगर मैं आपसे कहूं तो क्लोरोफिल। क्लोरोफिल सबने नाम सुना है ना, ग्रीन कलर पिगमेंट पौधों में, जिसमें कि आप जिसकी हेल्प से फोटोसिंथेसिस होता है। उसमें सेंट्रल में होता है आपका मैग्नीशियम मेटल, ठीक है। हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन HB टेस्ट सबने करवाया होगा। हीमोग्लोबिन में आप, ये भी एक तरह का कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स है जिसमें सेंटर में एलिमेंट होता है आयरन। तो दीज आर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, और यू कैन से कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस, ठीक है। कॉम्प्लेक्स होते हैं क्योंकि सेंटर में एक मेटल है, उसके साथ आसपास में कुछ ऐसे, जाहिर सी बात है, एटम्स हैं, आयंस हैं, या आप ये कह सकते हो मॉलिक्यूल्स हैं जो इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहे हैं, है ना। तभी आपका कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन रहा है। तो आपको इन जनरल हम इन्हें क्या कह सकते हैं? मॉलिक्यूलर या एडिशन कंपाउंड्स। अगर मैं यहां से शुरुआत करूं कि मॉलिक्यूलर या एडिशन कंपाउंड्स क्या होते हैं, जब सॉल्यूशन में दो या दो तरह के सिंपल कंपाउंड्स हो या सॉल्ट्स हो, वो किसी प्रपोर्शन में हो, ठीक है, उनसे फर्दर आपका बनता है एडिशन कंपाउंड। ये मैं क्यों बता रही हूँ, वैसे आप स्किप भी कर दोगे ना मॉलिक्यूलर एडिशन कंपाउंड्स तो चलेगा। क्यों? क्योंकि आपको जो टॉपिक मेन जो करना है वो है डबल सॉल्ट एंड, ये देख रहे हो आप, डबल सॉल्ट एंड कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। इसका डिफरेंस पता होना चाहिए। मॉलिक्यूलर कंपाउंड्स के दो टाइप्स हैं, डबल सॉल्ट एंड कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। अब इसमें फर्क क्या है, एग्जांपल देखते हैं पहले। ये आप देख सकते हो एग्जांपल, KCl MgCl2 6H2O, ये क्या है? कार्नेलाइट, ठीक है। कार्नेलाइट का फॉर्मूला है। ऐसे ही दो आपके डबल सॉल्ट्स का फॉर्मूला और है, मोहर सॉल्ट, ठीक है। दूसरा है आपका पोटैश एलम। पोटैश एलम पता क्या होता है? फिटकरी, सबने नाम सुन रखा होगा ना, फिटकरी। तो पोटैश एलम फिटकरी या मोहर सॉल्ट हो गया ये, या फिर ये कार्नेलाइट। ये सारे आपके डबल सॉल्ट्स हैं। अगर आप देख सकते हो यहाँ पे कहीं ये एक अलग सॉल्ट है, ये वाला एक अलग सॉल्ट है, दो अलग अलग सॉल्ट्स हैं, ठीक है। ये किसी प्रोपोर्शन में ऐसे ही मिक्स हो रखे हैं, ये मान लो आप। दूसरे जो ये दो एग्जाम्पल्स हैं, इनमें आप देख सकते हो कि प्रॉपर स्क्वायर ब्रैकेट वाली आपकी कुछ चीज नजर आ रही है, राइट। एंड बाहर कोई आपका, जैसे यहाँ सल्फेट आयन है, यहाँ पोटेशियम आयन है। तो ये दोनों आपके कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स हैं। बाकी ये तीन आपके, ये दोनों और ये तीन, ये हैं आपके डबल सॉल्ट्स। अब बात आती है भाई कि इसमें फर्क क्या है फिर, ठीक है ना। डबल सॉल्ट्स एंड कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में फर्क क्या है, ठीक है। पहले एग्जांपल देख लो। मोहर सॉल्ट का फॉर्मूला याद कर लेना, FeSO4 NH4 ट्वाइस SO4 6H2O, ठीक है। एंड पोटेशियम फिटकरी का फॉर्मूला भी याद कर लेना। ये फॉर्मूला मैं याद करने को इसलिए बोल रही हूँ बिकॉज व्हेन यू आर लर्निंग समथिंग, सपोज करो आप जैसे केमिस्ट्री पढ़ रहे हो, फिजिक्स पढ़ रहे हो, कुछ भी पढ़ रहे हो, उसमें जो आपकी बेसिक चीजें हैं ना,
वो आपके टिप्स पे होने चाहिए। जरूरी नहीं कि वो आपके सिलेबस का ही कंटेंट हो, बिकॉज आपको आगे जाके एग्जाम्स वगैरह क्वालिफाई करने हैं, कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स की तैयारी करनी है, तो सब में ये बेसिक चीजें काउंट होती हैं। तो जो भी चीजें इस तरह के फॉर्मूलाज हैं, कुछ है छोटी छोटी माइन्यूट चीजें, उन पर ध्यान दिया करो। तो ये आपका एग्जाम्पल आप देख सकते हो। यहाँ पे हमने क्या किया है, इसको आपने पानी में डाला, इसका एक्वस सॉल्यूशन बनाया, तो ये देखो सारे आयंस अलग अलग हो गए। तो यानी जब आप डबल सॉल्ट को पानी में डालोगे, उसके सारे आयंस सेपरेट आउट हो जाएंगे। आप आइडेंटिफाई नहीं कर सकते कि पानी में डालने से पहले ये क्या था, कौन सा डबल सॉल्ट था, उसमें क्या आयंस थे, किस रेशियो में आपस में जुड़े हुए थे, या क्या बॉन्ड था, कुछ नहीं पता लगेगा ना। इट मीन्स दे लूज देयर आइडेंटिटी इन सॉल्यूशन। ठीक है, ये मेन इसका पॉइंट है कि दी सॉल्ट्स लूज देयर आइडेंटिटी इन सॉल्यूशन। जब वो डिसॉल्व हो जाते हैं तो अलग अलग तरह के जो भी उसमें आयंस हैं वो सारे आयंस बन जाते हैं। ठीक है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में ऐसा नहीं होता। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में अगर मैं आपको एग्जांपल दूं ना, जैसे ये आपने किया ना, तो ये आपका जो स्क्वायर ब्रैकेट वाला पार्ट है ये डिसोशिएट नहीं होता है। स्क्वायर ब्रैकेट से बाहर वाला पार्ट, जैसे आप इसको सपोज करो सी एग्जांपल देखो, ये आप देख सकते हो, इसको सॉल्यूशन में जब बनाओगे स्क्वायर ब्रैकेट वाला पार्ट इंटैक्ट रहेगा, इट विल नॉट डिसोशिएट और ब्रेक डाउन और कुछ नहीं होगा। स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर वाला जो एनायन था वो अलग हो गया, यहाँ पे भी पोटेशियम बाहर था तो अलग हो गया, बाकी स्क्वायर ब्रैकेट वाला एक साथ रहा। तो ये स्क्वायर ब्रैकेट वाला पार्ट क्या कहलाता है, कॉम्प्लेक्स आयन। क्या कहलाता है, कॉम्प्लेक्स आयन। ठीक है, कॉम्प्लेक्स आयन, एंड इसीलिए कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स को कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस भी कहा जाता है। गॉट इट। सो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स आपके क्या हो गए बेसिकली, अगर मैं आपको इन जनरल कहूं कि वो कंपाउंड्स जिनमें कोऑर्डिनेट बॉन्ड भी होता है, मेटल एंड कुछ न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स या एटम्स के बीच में कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनता है। इसकी डेफिनेशन हम पूरी करेंगे, डोंट वरी, क्योंकि आगे कुछ टर्म्स आएंगी ना, वो टर्म्स जब आपकी क्लियर होंगी तो आप पूरी डेफिनेशन लिख पाओगे। ठीक है, और या फिर आप कह सकते हो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स वो हैं जिनमें कॉम्प्लेक्स आयन होता है। आयन कह रही हूं मैं, इन जनरल आयन। ठीक है, क्योंकि आप देख सकते हो ये जो डिब्बे वाली चीज है ना, कॉम्प्लेक्स आयन, वो कैटायन भी हो सकती है, एनायन भी हो सकती है। देख सकते हो यहाँ पे ये स्क्वायर बॉक्स जो आपका था ये किस रूम पे है, यहाँ पे आपका स्क्वायर बॉक्स, क्योंकि सल्फेट बाहर है, सल्फेट एनायन है, मतलब जो कॉम्प्लेक्स आयन है यहाँ पे वो कैटायन है, और यहाँ पे कॉम्प्लेक्स आयन कैसा है, एनायन है। तो इसका मतलब दोनों तरह के कॉम्प्लेक्सेस होते हैं, राइट। तो अगर मैं आपसे बात करूं कि हम टाइप ऑफ कॉम्प्लेक्सेस अगर जानना चाहें तो कौन कौन से होंगे, वो 3 तरह के। ठीक है, टाइप्स ऑफ कॉम्प्लेक्सेस। ठीक है, पहला क्या आ जाएगा, कैटायनिक कॉम्प्लेक्स। ठीक, दूसरा क्या आ जाएगा, एनायनिक कॉम्प्लेक्स, है ना। ये तो नाम से आपको पता चल रहा है कैटायनिक एनायनिक कॉम्प्लेक्स क्या चीज है। एंड तीसरा होता है आपका न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स। ठीक है, तो ये कॉम्प्लेक्स का मतलब क्या है कि आप एक तरह के कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स को स्टडी कर रहे हो जिसमें कॉम्प्लेक्स आयन आपका एक बार कैटायन है। कैटायनिक कॉम्प्लेक्स का मतलब व्हेन एनी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स कंटेन अ कॉम्प्लेक्स आयन व्हिच इज कैटायनिक इन नेचर, या आप ये कह सकते हो कैटायनिक कॉम्प्लेक्सेस आर दोज कॉम्प्लेक्सेस इन व्हिच कॉम्प्लेक्स आयन इज कैटायनिक। जैसे एग्जांपल आप ये वाला दे दोगे, कैटायनिक कॉम्प्लेक्स का एग्जांपल ये दे दोगे। एनायनिक में क्या हो जाएगा, कॉम्प्लेक्स आयन एनायन होगा। न्यूट्रल में क्या होगा, ना कैटायन ना एनायन। तो एग्जांपल निकल टेट्रा कार्बोनिल, ये एग्जांपल आपने बहुत सुना होगा। ठीक है, ये आपका न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स है, इसमें कोई कैटायन नहीं है, कोई एनायन नहीं है। गॉट इट। या और एग्जांपल करना है तो FeCO5, ये आपके कार्बोनिल्स हैं। आप देख सकते हो ना, CO आपका एक तरह का, इसको आप क्या, इसका नाम क्या देते हो, कार्बोनिल। ठीक है, कार्बोनिल एक तरह का लीगेंड है जो कि इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है सेंट्रल मेटल एटम को। तो आई थिंक आपको तीनों तरह के कॉम्प्लेक्सेस पता लग गए, डबल सॉल्ट्स एंड कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स का थोड़ा बहुत आइडिया लग गया। ठीक है, अब अगर मैं कहूं कि मैं डबल सॉल्ट्स और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का एक बार डिफरेंस करवा दूं, उसका रीजन ये है, रीजन उसका क्या है कि जस्ट लेट मी टेक अ स्लाइड। ओके, 1 मिनट। डबल सॉल्ट, राइट, डबल सॉल्ट के बाद हम इसको कॉपी कर लेते हैं। तो दिस इज द वन, राइट। ओके, डबल सॉल्ट एंड कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का एक्चुअली बहुत जरूरी है डिफरेंस करना। ठीक है, तो इस वजह से मैंने आपसे कहा कि ये आपको अगर डिफरेंस बिटवीन रहेगा तो आपको इस पे जो भी क्वेश्चन आएगा ना एग्जाम में वो आप इजीली कर पाओगे। बिकॉज डबल सॉल्ट का जो क्वेश्चन है ना, सॉरी जस्ट अ मिनट, डबल सॉल्ट का जो क्वेश्चन है एग्जाम में वो आता ही आता है।
तो हम क्या करते हैं, एक साइड लिखेंगे डबल सॉल्ट, दूसरी साइड लिखेंगे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। गॉट इट। तो डबल सॉल्ट एंड कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स का अगर आप डिफरेंस कर लेंगे तो चाहे आपको 1 मार्क्स क्वेश्चन आए, एग्जांपल आए, किसी भी तरह का क्वेश्चन आए, आप अटेम्प्ट कर पाओगे, राइट। डबल सॉल्ट में सबसे पहला पॉइंट आपने देखा ना कि दे कंसिस्ट ऑफ सिंपल सॉल्ट्स इन इक्वल प्रोपोर्शन। ठीक है, डबल सॉल्ट कंसिस्ट ऑफ सिंपल सॉल्ट्स, KCl MgCl2 अलग अलग तरह के सॉल्ट्स ही है ना, सिंपल सॉल्ट्स इन इक्विमोलर प्रोपोर्शन। ठीक है, तो वो हमेशा ये याद रखो कि इक्विमोलर प्रोपोर्शन में ही प्रेजेंट होते हैं, यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं होता है। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स आर मेड अप ऑफ सम सॉल्ट्स व्हिच मे और मे नॉट बी इन इक्विमोलर प्रोपोर्शन। ठीक है, मे और मे नॉट बी इन इक्विमोलर प्रोपोर्शन। एक्चुअली जो डिफरेंस बिटवीन होता है ना, उसमें एक साइड का, सपोज करो मैं आपको अगर ये सेंटेंस लिख दे रही हूँ, डिफरेंस लिख दे रही हूँ, दूसरा बच्चे खुद लिख लेते हैं, राइट। तो मैं इसलिए शॉर्ट में करवाऊंगी। डबल सॉल्ट में आपने देखा उसकी आइडेंटिटी लूज हो जा रही है, तो आप क्या बोलोगे, दे लूज देयर आइडेंटिटी इन सॉल्यूशन। यही 2 पॉइंट अभी हमने सबसे पहले पढ़े ना, दे लूज देयर आइडेंटिटी इन सॉल्यूशन। यहां क्या आ जाएगा, डोंट लूज देयर आइडेंटिटी। ठीक है, लेकिन यहाँ पे आपको साथ में एक चीज मेंशन करनी पड़ेगी। ठीक है, सॉरी, यहाँ पे आपको एक चीज साथ में मेंशन करनी पड़ेगी। क्या मेंशन करनी पड़ेगी, कॉम्प्लेक्स आयन रिमेन इंटैक्ट। ठीक है, कॉम्प्लेक्स आयन रिमेन इंटैक्ट। ठीक है, एग्जाम्पल देख सकते हो आप, जैसे कॉपर वाला दे दोगे ना तो अपने आप क्लियर हो जाएगा। तीसरा पॉइंट एग्जाम्पल ही ले लो। ठीक है, तीसरा पॉइंट आपने दोनों एग्जाम्पल दे दिया, फाइन। चौथा पॉइंट उसके बाद फिर कोऑर्डिनेट बॉन्ड एक में बन रहा है, एक में नहीं बन रहा है ना। डबल सॉल्ट्स आर, they are ionic compounds, ionic compounds, no coordinate bond, got it, no coordinate bond। इधर में आपने देखा कि न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स भी आपने देखे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के, राइट, एंड कैटायनिक एनायनिक कॉम्प्लेक्स भी, मतलब ये आयनिक एंड कोवेलेंट दोनों रहेगा। आयनिक एंड कोवेलेंट ये दोनों हो सकता है, आयनिक कोवेलेंट, और इसमें कोऑर्डिनेट बॉन्ड प्रेजेंट है। गॉट इट, कोऑर्डिनेट बॉन्ड प्रेजेंट। ठीक है, ये पॉइंट क्लियर हो गया। अब मैं कुछ पॉइंट्स ये रब कर दे रही हूँ, उसका रीजन ये है कि आपको फर्दर जो डिफरेंसेस हैं वो भी आप लिख लो। सेम स्लाइड पे मैं एक्चुअली रखना चाह रही थी, दैट्स वाई। तो और आप पॉइंट्स में क्या सोच सकते हो, आइडेंटिटी का हो गया, बॉन्ड का हो गया कि कैसा बॉन्ड है कैसा नहीं है। आपके ये 4 पॉइंट्स हो चुके हैं ना। 5वां पॉइंट आप एक ये लिख सकते हो, अगर आपने ध्यान दिया हो, प्रॉपर्टीज को लेके। याद है जब आप मिक्सचर्स करते थे तो मिक्सचर में भी ऐसे ही, अगर 2 चीजों को आप ऐसे ही मिला दो तो आपकी जो प्रॉपर्टीज मिक्सचर की हैं और इंडिविजुअल कंपोनेंट्स की वो सेम रहती थी, राइट। सो हम 5th पॉइंट क्या लिख सकते हैं, देयर प्रॉपर्टीज आर सेम एज दैट ऑफ इंडिविजुअल कंपोनेंट, राइट, इंडिविजुअल कंपोनेंट्स। ठीक है, और यहां पे क्या आ जाएगा, नॉट सेम, है ना, ऑब्वियसली सेम नहीं रहती, डिफरेंट होती हैं। 5th पॉइंट हो गया। क्या कोई और पॉइंट आप लिख सकते हो, डबल सॉल्ट्स का आपने एग्जांपल दे दिया, सॉल्यूशंस में आयंस बन जाएंगे वो हमने बता दिया, राइट, बॉन्ड के बारे में बता दिया। यस, आई थिंक ऑलमोस्ट 5 पॉइंट्स कवर अप हो गए आपके। बाकी जैसे जैसे आप पढ़ोगे ना, इनके सपोज करो आपका कोई और डिफरेंस बाद में अभी हम पढ़ेंगे तो हो सकता है कि याद आए, तो वो भी आप मेंशन कर सकते हो। ठीक है, तो ये हो गया जी आपका डिफरेंस। डबल सॉल्ट्स क्लियर हो गया। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की डेफिनेशन आई थिंक क्लियर हो गई होगी कि आपका ये एक मॉलिक्यूलर कंपाउंड है जिसमें कि क्या बनता है, इट रिजल्ट्स फ्रॉम कॉम्बिनेशन ऑफ 2 और मोर सिंपल मॉलिक्यूलर कंपाउंड्स। ये तो इसकी फॉर्म में दे रखा है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स की फॉर्म में। लेकिन अगर मैं आपको बेसिक डेफिनेशन की बात करूं जो आपको एग्जाम में अगर लिखनी होगी तो आप ये लिखोगे, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स आर दोज कंपाउंड्स व्हिच आर फॉर्म्ड बाय, जो सबसे सही डेफिनेशन होनी चाहिए मेरे ख्याल से, व्हिच आर फॉर्म्ड बाय डोनेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एटम्स, एटम्स भी हो सकते हैं, आयंस और मॉलिक्यूल्स। यहां से डोनेशन होगी, किसको होगी, टू द सेंट्रल मेटल एटम। ठीक है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स आर दोज कंपाउंड्स व्हिच आर फॉर्म्ड बाय डोनेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम एटम्स, आयंस और मॉलिक्यूल्स टू द सेंट्रल मेटल एटम बाय फॉर्मिंग अ कोऑर्डिनेट बॉन्ड। ये जरूर मेंशन करना है क्योंकि ये आपका कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है, राइट। तो आप यहां क्या लिखोगे, बाय फॉर्मिंग अ कोऑर्डिनेट बॉन्ड, ये आपको जरूर मेंशन करना है, बाय
फॉर्मिंग अ कोऑर्डिनेट बॉन्ड। ठीक है, तो ये तो होगी इसकी डेफिनेशन। एग्जाम्पल आप दे दोगे, एग्जाम्पल्स आप दे सकते हो। कॉम्प्लेक्स आयन यहाँ पे देख सकते हो, एनायन यहाँ पे आपका कैटायन है, यहाँ पे आपका एनायन है। ठीक है ना, ये आपको पता लग गया कि कॉम्प्लेक्स आयन दोनों तरह के हैं, कैटायन एनायन हमने देख लिए। एग्जाम्पल्स आप देख सकते हो। ठीक है, नाम इसके अभी हम करेंगे, नॉमेनक्लेचर भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अब हम इसकी नेक्स्ट चीज जो करेंगे वो हम करेंगे टर्म्स। ठीक है, ये जो पूरा आपका ये चीज बन रही है ना, एक पूरा कॉम्प्लेक्स जैसा, ठीक है, उसको आप कोऑर्डिनेशन एंटिटी भी कहते हो। जैसे ये है, ये पूरा आपका जो चीज है, इसको आप क्या कह रहे हो, कोऑर्डिनेशन एंटिटी है, जिसमें कि 6 अमोनिया के मॉलिक्यूल्स हैं जो कि इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहे हैं कोबाल्ट एटम को। एंड आसपास जो बाहर, जो ब्रैकेट के बाहर आपके एनायंस हैं, वो क्या है, 3 क्लोराइड आयंस। तो पूरे को मिला के कोऑर्डिनेशन एंटिटी कहलाता है। ठीक है, सेंट्रल मेटल एटम अगर इसकी डेफिनेशन में कहूं तो क्या होगा, इट इज, इसके पहले ना आप लिगेंड की डेफिनेशन कर लो। लिगेंड्स आया ना, लिगेंड्स आपके क्या है, आयंस या मॉलिक्यूल्स जो कि सेंट्रल एटम से बाउंड हैं या बॉन्ड बना रहे हैं बाय कोऑर्डिनेट बॉन्ड, बाय डोनेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, तो हम लिगेंड्स को क्या कहेंगे, दोज आयन, दीज आर द आयंस, एटम्स और मॉलिक्यूल्स which donate electron to the central metal atom and form a coordinate bond। ठीक है, सिंपल हो गया, ये आपका हो गया लिगेंड। लिगेंड के एग्जांपल अलग अलग है। अब जैसे आप देख सकते हो, ये आपका नेगेटिव लिगेंड हो गया, ये आपके न्यूट्रल लिगेंड्स हो गए, है ना, ये आपका बड़ा वाला लिगेंड हो गया, ये इतना बड़ा सा। लिगेंड्स के बहुत सारे टाइप्स हैं। अगर मैं आपसे कहूं NO+, ये कैसा लिगेंड हो गया, ये पॉजिटिव लिगेंड हो गया। ठीक है, तो लिगेंड के बहुत सारे टाइप्स हैं जिनको हम जब नोमेनक्लेचर होगा आएगा तब उसमें हम करेंगे। ठीक है, तो पॉजिटिव लिगेंड्स, नेगेटिव लिगेंड्स एंड ये आपके कैसे हो गए, न्यूट्रल लिगेंड्स। ठीक है, लिगेंड्स क्लियर हो गया। सेंट्रल मेटल एटम क्या हो गया, दीज आर द मेटल एटम्स with which ligands get attached। बहुत सिंपल ये डेफिनेशन हो सकती है, with which ligands get attached, जिनसे ligands attach हो रहे हैं, है ना। सेंट्रल कैटायन दैट इज सराउंडेड एंड कोऑर्डिनेटली। ये जो इतनी सारी बहुत कॉम्प्लेक्स डेफिनेशन है ना, मुझे लगता है कीप इट सिंपल, आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए सो दैट आप अपने अकॉर्डिंग डेफिनेशन लिख सकें। ठीक है, और कोई भी एग्जाम्पल दो उसमें आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पे कोबाल्ट आपका सेंट्रल मेटल एटम है। ठीक है, पॉजिटिवली चार्ज है, 6 उसमें अमोनिया के लिगेंड्स हैं, और ये जो बॉक्स वाली चीज होती है ना, ये बॉक्स के अंदर वाली चीज, इसमें यानी कॉम्प्लेक्स आयन जिसको आप कह रहे हो, उसको कहते हो कोऑर्डिनेशन स्फीयर। ठीक है, क्या कहते हैं हम इसको, कोऑर्डिनेशन स्फीयर, जिसमें आपका सेंट्रल मेटल एटम जो है वो जो भी लिगेंड्स हैं उनके साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना रहा है, इसीलिए इसको कोऑर्डिनेशन स्फीयर कहा जाता है। क्लियर हो गया कॉन्सेप्ट, आई थिंक इतना तक तो अब तक क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अब उसके बाद जो मैं नेक्स्ट चीज आपको बताने जा रही हूँ दैट इज कोऑर्डिनेशन नंबर, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। क्यों इंपॉर्टेंट है भाई, ये एग्जाम में पूछा ही जाएगा, कोई भी एग्जाम्पल दिया जा सकता है, उसमें पूछा जा सकता है, बताओ कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है। ठीक है, कोऑर्डिनेशन नंबर का मतलब क्या है कि सेंट्रल मेटल एटम अपने आसपास कितने एटम्स या लिगेंड्स से कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना रहा है। ठीक है, द नंबर ऑफ एटम्स, नंबर ऑफ एटम्स ध्यान देना, द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ द लिगेंड्स दैट डायरेक्टली बाउंड टू द सेंट्रल मेटल एटम। कि सपोज करो आपका सेंटर में ये कॉपर था, तो अगर यहाँ 4 अमोनिया इसको इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहे हैं ना, तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या हो जाएगा, ये 4 अमोनिया थे, कोऑर्डिनेशन नंबर इसका क्या हो गया, 4। तो यानी ये कितने एटम इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहे हैं सेंट्रल मेटल एटम को, दोज लाइगेटिंग एटम्स, लाइगेटिंग ग्रुप्स या नंबर ऑफ एटम्स, उन्हें हम कहते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर। क्लियर है, ये एग्जाम में पूछा ही जाएगा। ठीक, तो ये ध्यान रखना। अच्छा, एक ये आपका आ गया ना, इट इज इक्वल टू सेकेंडरी वैलेंसी। यहां से मुझे एक पॉइंट ध्यान आ गया डिफरेंस बिटवीन में, सॉरी बीच में मैं इंटरप्ट कर रही हूँ। 6 पॉइंट में ना, यहाँ पे एक पॉइंट और आप लिख सकते हो, जो डबल सॉल्ट्स होता है ना बेटा, उसमें सेंट्रल मेटल एटम पे एक ही टाइप की वैलेंसी होती है। ठीक है, तो यहाँ पे आप लिख सकते हो सेंट्रल मेटल एटम हैज सिंपल वैलेंसी, सिंपल नॉर्मल वैलेंसी। ये पॉइंट आपको अभी थोड़ा आगे जाके समझ में आ जाएगा कि, और यहाँ पे क्या होता है कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स हैव 2 टाइप्स ऑफ वैलेंसी। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स हैव मेटल्स विद, एक्चुअली कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की नहीं मेटल्स की होती है ना, तो मेटल्स विद 2 टाइप्स ऑफ वैलेंसीज। ठीक है, 2 टाइप्स ऑफ वैलेंसी का नाम क्या है, प्राइमरी एंड सेकेंडरी। अभी मैं समझाऊंगी कि प्राइमरी सेकेंडरी क्या है, लेकिन आप एग्जाम में जब डबल सॉल्ट या कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का डिफरेंस आएगा तो ये पॉइंट भी आप वहां लिख सकते हैं। ठीक है, चलो तो बैक टू द टॉपिक कि हम पढ़ रहे थे कि सेकेंडरी वैलेंसी, है ना, प्राइमरी सेकेंडरी वैलेंसी। अभी जब हम वर्नर्स थ्योरी पढ़ेंगे ना, वहां आपको क्लियर होगा, वर्नर्स थ्योरी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स की थ्योरी है, वहां आपको पता लगेगा कि प्राइमरी वैलेंसी क्या है, सेकेंडरी वैलेंसी क्या है। ठीक, तब तक फिलहाल के लिए आप इतना ही समझ लीजिए, सेकेंडरी वैलेंसी हम किसे कहते हैं, कोऑर्डिनेशन नंबर को। सेकेंडरी वैलेंसी आपकी कोऑर्डिनेशन नंबर बताती है, ऐसा समझ लो, कोऑर्डिनेशन नंबर को बताती है, डिनोट करती है। ठीक है, तो कोऑर्डिनेशन नंबर यहाँ पे आपका
क्या देखना क्या है आपने, सेंट्रल मेटल एटम देखना है, उसके साथ कितने लिगेंड्स हैं वो देखना है। यहाँ साइनाइड 6 था तो 6 कोऑर्डिनेशन नंबर, साइनाइड 2 था 2 कोऑर्डिनेशन नंबर, यहाँ पे 2 अमोनिया 2 क्लोरीन तो 4 कोऑर्डिनेशन नंबर। एक लिगेंड का नहीं बताना है, जितने भी लिगेंड्स हैं आसपास, चाहे वो एक तरह के हैं चाहे वो अलग अलग तरह के हैं। जैसे यहाँ पे 2 तरह के लिगेंड्स हो गए ना, अमोनिया और क्लोरीन, यहाँ पे अमोनिया और क्लोरीन 2 तरह के लिगेंड्स हो गए, लेकिन दोनों बॉन्ड बना रहे हैं ना, अमोनिया का नाइट्रोजन, क्लोरीन का Cl बॉन्ड बना रहा है, तो उसके आसपास सेंट्रल मेटल एटम के आसपास तो 4 ही बना रहे हैं ना, तो 4 आ गया। अब यहाँ क्या हुआ, यहाँ देखो EDTA में ये तो बाहर 1 था खाली, तो यहाँ पे तो 1 आना चाहिए था, लेकिन आप देख रहे हो 6 है ना। अब ये 6 क्या चीज है या कैसे 6 आया मैं आपको वो बताती हूँ, ठीक है। सी लिगेंड्स आपके, आपने अभी तक देखा सिंपल वाले लिगेंड्स थे ना, जो छोटे छोटे लिगेंड्स है, ये साइनाइड कार्बन, अगर मैं एग्जांपल देखूं, मैंने आपसे कहा ना कई तरह के लिगेंड्स होते हैं, नेगेटिव लिगेंड्स, पॉजिटिव लिगेंड्स और न्यूट्रल लिगेंड्स, राइट। तो साइनाइड आपका नेगेटिव लिगेंड हो गया, कार्बोनिल क्या हो गया आपका CO वाला, ये हो गया आपका न्यूट्रल लिगेंड हो गया, ठीक है। इसी तरह से बड़े लिगेंड्स भी होते हैं, जिसका एक एग्जाम्पल आपने ये लिखा हुआ है, ये देखा हुआ है, क्या है ये लिगेंड, CH2 यहाँ इसके साथ NH2 जुड़ा हुआ है, यहाँ भी NH2 जुड़ा हुआ है। दिस इज अ लिगेंड जिसका नाम है इथाइलिन डायमीन, ठीक है, इथाइलिन डायमीन, जिसको शॉर्ट में ऐसे लिखा जाता है, EN करके लिखा जाता है। जब आप अभी आगे नाम करोगे ना, या फॉर्मूला, जैसे सबको आपको फॉर्मूला लिखना होता है, अमोनिया लिखते हो तो इतना बड़ा नाम नहीं लिखा जाता है, EN लिखा जाता है, ठीक है। जैसे सपोज करो कॉम्प्लेक्स बन रहा है तो ऐसे नाम लिखा जाएगा, इस तरह से, ठीक है। अब क्या मतलब है यहाँ पे इसका, इसमें एट अ टाइम दोनों नाइट्रोजन आपके सेंट्रल मेटल एटम को इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहे होते हैं, ठीक है। एट अ टाइम, एक ही टाइम में, ये एक लिगेंड है ना पूरा, ये पूरे एक लिगेंड में एक ही टाइम में 2 एटम्स हैं जो कि सेंट्रल मेटल एटम को इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहे हैं। इस तरह के लिगेंड को हम क्या कहते हैं, बाइडेंटेट लिगेंड, ठीक है। क्या कहते हैं, बाइडेंटेट लिगेंड। अब यहाँ एक वर्ड आ रहा है डेंटेट, क्या आ रहा है, डेंटेट वर्ड, ठीक है। इसको मैं डिटेल में एक्सप्लेन करना चाहूंगी आपको, ये आपको समझ में आ जाए, क्योंकि बिकॉज डेंटिसिटी को लेके बहुत बच्चों को डाउट रहता है, ठीक है ना। सो आई वुड प्रेफर कि हम इसको डिटेल में लें, जस्ट गिव मी 1 मिनट सो दैट आपका कॉन्सेप्ट में क्लियर करा सकूं, राइट। तो डेंटिसिटी, डेंटिसिटी वर्ड का क्या मतलब है ये हमें समझना पड़ेगा। अगेन आई हैव टू चेंज द कलर ऑफ द पेन। ये चीज यार मेरे को ना बड़ी खराब लगती है कि बार बार अगर आप स्लाइड चेंज करो, कुछ करो, एग्जिट करो, तो आपके पेन का कलर चेंज हो जाता है। भाई ऐसा नहीं होना चाहिए, काले का काला रहना चाहिए, बार बार लाल अच्छा नहीं लगता। वैसे भी पिछली वीडियो पे, पता नहीं पिछली, हाँ सैम्पल पेपर वाली एक वीडियो थी, उस पर किसने कमेंट कर रखा है स्पेशली, मैम रेड कलर मत यूज किया करो। एक्चुअली कई बार ऐसा होता है आप पढ़ा रहे हो ना, नहीं ध्यान रहता, वो रेड कलर ही यूज हो गया। बट आई एग्री, रेड कलर को देखने में थोड़ा सा प्रॉब्लम होती है, आई कंप्लीटली एग्री विद यू। ओके, बैक टू द टॉपिक, डेंटिसिटी वर्ड आ रहा है। ये डेंटल क्लिनिक वाला नाम कभी सुना हुआ है, डेंटिसिटी, वहीं से ये वर्ड बना है। डेंटिसिटी का मतलब क्या है, डेंटल से रिलेटेड, या आप ये कह सकते हो डेंट वर्ड जो आपका आ रहा है ना, उसका मतलब है पॉइंट ऑफ अटैचमेंट, अ टूथ, एक दांत, ठीक है। तो पॉइंट ऑफ अटैचमेंट अगर आप समझोगे तो इसका मतलब ये है, पॉइंट ऑफ अटैचमेंट मतलब कि किस पॉइंट से, किस एटम से सेंट्रल मेटल एटम पे अटैचमेंट हो रही है, बॉन्ड बन रहा है। तो भाई अगर आप इस एग्जाम्पल को देखो, एक यहां से एक यहां से, 2 जगह से अटैचमेंट हो रही है ना, तो इस तरह के एग्जाम्पल को जहां पे आपका 2 जगह से या 2 तरह से पॉइंट ऑफ अटैचमेंट हो रही है, उसको आप क्या कह दोगे, बाइडेंटेट, ठीक है। अब जब अमोनिया बॉन्ड बनाता है, इसी में सपोज करो, इसी में एक एग्जाम्पल अगर साथ में मैं अमोनिया भी लिख दूं, ठीक है। अमोनिया तो एक ही जगह से बॉन्ड बना रहा है ना, चाहे अमोनिया बनाए, चाहे वाटर बनाए, चाहे आपका कार्बोनिल बनाए, ये सारे कैसे लिगेंड्स हो गए, यूनिडेंटेट। यूनि वर्ड का मतलब आपको पता है, सिंगल, यूनिडेंटेट, या फिर हम इसे क्या कह सकते हैं, मोनोडेंटेट। तो आपके ये क्या हो गए, टाइप्स ऑफ लिगेंड्स हो गए अलग अलग तरह के, कि कोई लिगेंड आपका ऐसा है जो एक बार में एक ही जगह से बॉन्ड बना रहा है, यानी उसके पास एक ही डोनर एटम है, 1 डोनर एटम, तो हम उसे क्या कहेंगे, यूनिडेंटेट। 2 डोनर एटम्स हैं उसके पास, या वो 2 जगह से बॉन्ड बना रहा है, एक ही बात है ना, तो आपको क्या कहलाएगा, वो बाइडेंटेट। इसी तरह से ट्राइडेंटेट भी हो सकता है, ठीक है। ट्राइडेंटेट कैसे होगा, अब सपोज करो इसी लिगेंड में, इसको मैं रब कर देती हूँ, आपको बेटर एग्जाम्पल मिल जाएगा, बिकॉज बिना एग्जाम्पल के बात समझ नहीं आती है ना। एंड CH2
CH2 था, यहाँ NH2 था, ठीक है। यहाँ वाला जो NH2 है ना उसको मैं NH कर लेती हूँ, एक H को हटा के मैंने फर्दर आगे ये लिख लिया, ठीक है। क्या किया मैंने, एक H को हटा के फर्दर आगे CH2 CH2 NH2, ये आप देख सकते हो ना, ऐसा ऐसा सिमिलर जैसा ही लिगेंड इधर भी लगा लिया, मतलब दो CH2 NH2 वाले को जोड़ लिया एक तरह से। ऐसा सा लग रहा है ना आपको कि एक इन इधर था, एक इन ये इधर था, इनको मैंने एक कॉमन उससे जोड़ लिया है। अब यहाँ पे अगर सेंटर में कॉपर है तो यहाँ ये नाइट्रोजन भी डोनेट करेगा, यहाँ ये नाइट्रोजन भी करेगा, ये भी करेगा। क्यों? क्योंकि तीनों नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है, वो तीनों ही डोनेट कर सकते हैं। सच काइंड ऑफ एग्जाम्पल इज ट्राइडेंटेट, ठीक है। ऐसे ही अगर 4 से होगा तो टेट्राडेंटेट, ठीक है। अब पहचानोगे कैसे, वो आपको सारे लिगेंड्स की एक बार प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, कौन सा लिगेंड कैसा है। जैसे इसका नाम क्या हो गया, ये 2 इन लग रहा है ना, तो इसका नाम पता है क्या है, डाई इन। ऐसे ही अगर 3 हो जाएगा, सपोज करो एक H में यहां से और हटा लेती, है ना, आपके पास टोटल 4 H हैं, आप चारों H को हटा सकते हो, उन चारों H को हटा के आप कुछ लगा सकते हो, राइट। तो यानी उस तरह से आपकी डेंटिसिटी बढ़ती जाएगी। इसी तरह से आपका उसका नाम भी चेंज होता जाएगा, डाइइन ट्राइइन। जब आप काफी सारे एग्जांपल्स करेंगे ना टाइप्स ऑफ लिगेंड्स में, जब भी आप एग्जांपल पढ़ो, आई डोंट नो आप कौन सी बुक प्रेफर कर रहे हो, एनसीईआरटी या जैसे भी जहां भी जो नोट्स प्रेफर कर रहे हो, बट इस वीडियो में भी मैंने लास्ट में हमारा, मैं आपको फिर से बोल रही हूँ वीडियो को लास्ट तक देखना, क्योंकि लास्ट में मैंने पूरा एक चार्ट दिया हुआ है जिसमें बहुत सारे लिगेंड्स हैं अलग अलग तरह के, उसकी क्लैरिटी होना बहुत जरूरी है ना। हर लिगेंड का पता होना चाहिए किसके ऊपर कितना चार्ज है, किसका नाम क्या है, फॉर्मूला क्या है, उसको कैसे लिखते हैं, क्योंकि इस पे क्वेश्चन आएगा ही आएगा, ठीक है। तो इसी तरह का एक लिगेंड है EDTA, जिसका नाम है इथाइलिन डायएमीन टेट्रा एसिटिक एसिड। जो आप एग्जाम्पल कर रहे थे ना जहां कोऑर्डिनेशन नंबर 6 लिखा हुआ था, वो समझाने अब मैं जा रही हूं कि कैसे। इथाइलिन डाइएमीन तो यही हो गया ना सिंपल, जो आप लिखते आ रहे थे, ये है ना इथाइलिन डाइएमीन। लेकिन अगर यहाँ पे मैं ये चारों H को हटा दूं, ठीक है, चारों H को हटा दूं, H को मैं रिप्लेस कर दूं एसिटेट आयन से, CH2COO नेगेटिव, ठीक है। यहाँ पे भी दोनों H को मैंने रिप्लेस कर दिया एसिटेट आयन से, फाइन। तो यानी अब आपके पास कितने एटम्स हो गए जो डोनेट कर सकते हैं इलेक्ट्रॉन। नाइट्रोजन के ऊपर लोन पेयर है तो ये दोनों कर सकते हैं। यहाँ आप देख रहे हो 4 ऑक्सीजन है जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है, तो यहाँ अगर सेंट्रल में कोई मेटल एटम होगा तो ये सारे लोग मिलके सारे के सारे 6 के 6 एटम्स इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकते हैं। एक ही लिगेंड में 6 एटम हैं जो साइमल्टेनियसली इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहे हैं। दोबारा सुन लो, बहुत ध्यान से सुन लो, लिगेंड एक ही होगा और साइमल्टेनियसली मतलब एक साथ वो 6 के 6 एटम्स या 4 एटम्स जो भी एटम्स हैं वो एक साथ इलेक्ट्रॉन डोनेट करेंगे सेंट्रल मेटल एटम को, तब वो कहलाता है हेक्साडेंटेट या पेंटाडेंटेट। ऐसा ना हो कि सपोज करो डोनर एटम तो 2 तरह के हैं, जैसे आपका एक और टाइप आएगी अभी लिगेंड्स की, उसमें और इसमें बच्चे कंफ्यूज कर जाते हैं, ठीक है। तो ये आपको क्या ध्यान देना है, एक ही लिगेंड है, उसमें अगर 6 तरह के डोनर एटम्स हैं जो कि इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकते हैं, तो साइमल्टेनियसली यानी एक साथ वो सेंट्रल मेटल एटम को 6 के 6 एटम्स इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहे हैं, इसलिए उसका एग्जाम्पल EDTA क्या है, ये हेक्साडेंटेट। एग्जाम में EDTA का ये फॉर्मूला, पूरा ये स्ट्रक्चर, इसका नाम अच्छे से याद रखना, क्योंकि EDTA पे एक 1 मार्क क्वेश्चन आ ही जाता है, ठीक है। सो यहाँ पे अब 6 एटम्स डोनेट कर रहे हैं, तो कोऑर्डिनेशन नंबर हम क्या बोलेंगे इसीलिए 6, ठीक है। अगर कहीं पे आपका इन आ गया ना, जैसे सपोज करो ये था ये था आपका निकल इन ट्वाइस, तो यहाँ पे कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा। अगर बच्चा देख के ये 2 देख के 2 आंसर लिख देगा तो गलत, क्यों, क्योंकि एक इन आपका 2 जगह से बॉन्ड बनाता है, 2 इन कितने जगह से बॉन्ड बनाएगा, 4 जगह से, तो इसका करेक्ट कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा 4, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है एग्जाम में, तो इसके लिए आपको लिगेंड्स की पहचान होना बहुत जरूरी है। इसलिए मैं कह रही हूँ कि इस वीडियो के लास्ट में जब पूरा चैप्टर खत्म हो जाएगा तो हम जितने टाइप के लिगेंड्स हैं, काफी सारे इन जनरल मैंने उसमें काफी सारे कवर अप करवाए हैं, वो आप वीडियो को जरूर देखना उसमें उस सारे कंटेंट को, क्योंकि वो आपको काफी हेल्प करेगा, ठीक है। कोऑर्डिनेशन नंबर समझ में आ गया। अब बढ़ते हैं आगे। कोऑर्डिनेशन स्फीयर में आपको पहले बता चुकी हूँ, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर वाली चीज को हम कहते हैं कोऑर्डिनेशन स्फीयर। तो सेंट्रल मेटल एटम एंड आयंस, central metal atom or ion and the ligands that directly attach to it are enclosed in square bracket. That complete entity is called as coordination sphere. ये आपको बोलना है, एग्जाम्पल आपको दे देना है। तो ये तो आपका कोऑर्डिनेशन स्फीयर हो गया, और ये जो बाहर वाला है इसको आप काउंटर आयन कहते हो, ठीक है। क्या कहते हो, काउंटर आयन। तो जब कभी सॉल्यूशन में आप इसको कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का सॉल्यूशन बनाओगे, ये बाहर वाले आयंस जो है ना ये डिसोशिएट होते हैं, अंदर वाला जो स्क्वायर ब्रैकेट है उसका कुछ नहीं बिगड़ता, वो ऐसे ही रहता है। दैट्स व्हाई हम कहते हैं कि दे डोंट लूज देयर आइडेंटिटी।
फिर क्या है कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रन। पॉलीहेड्रन वर्ड से नाम से हमें पता लग रहा है कि हम किसकी बात कर रहे हैं कि कैसी ज्योमेट्री होगी, कैसी मतलब कैसा शेप कैसा पता लगेगा या ज्योमेट्री कैसी होगी बेसिकली। तो स्पेशल अरेंजमेंट लिगेंड्स की कैसी है वो हमें बताता है या हमें पता लगता है, उसको हम क्या कहते हैं कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रन। इट इज द स्पेशल अरेंजमेंट ऑफ लिगेंड एटम्स या मॉलिक्यूल्स भी कह सकते हैं, लिगेंड एटम से लिगेंड मॉलिक्यूल्स दैट आर डायरेक्टली अटैच्ड टू द सेंट्रल मेटल एटम, इट गिव्स द कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रन। आपको ज्योमेट्री पता लगेगी, जैसे आपको पता है 6 लिगेंड्स देखते ही आप क्या पहचानोगे, 6 लिगेंड्स है मतलब सेंट्रल में मेटल एटम है और भाई इस तरह से अटैच हो रखे हैं। कैसी ज्योमेट्री आ गई, ऑक्टाहेड्रल। अगर आपने केमिकल बॉन्डिंग या हाइब्रिडाइजेशन वाला चैप्टर जो है पढ़ रखा है, वहां पे आपको ध्यान होगा इस तरह से अलग अलग ज्योमेट्रीज हैं, राइट। तो ऑक्टाहेड्रल में आप ऐसे ही कहते हो, टेट्राहेड्रल में आप क्या करते हो ऐसे, स्क्वायर प्लेनर में ऐसे, राइट। तो ये सब आपकी क्या है ज्योमेट्रीज या कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रन जो अलग अलग तरह की इस चैप्टर में भी आएगी, ठीक। फिर है ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सेंट्रल मेटल एटम विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये आपका कॉन्सेप्ट, जिस चीज को मैं वेरी इंपॉर्टेंट बोलती जा रही हूँ ना, वो उसको अच्छे से करना। कोऑर्डिनेशन नंबर हो गया, डबल सॉल्ट कोऑर्डिनेशन सॉरी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का डिफरेंस हो गया, ऑक्सीडेशन नंबर और यस ये छोटी छोटी चीजें ध्यान देना। तो ऑक्सीडेशन नंबर आपको कैसे निकालना है, देखो एग्जांपल हम यही वाला ले लेते हैं K4FeCN6। अब ये जो आपका K4 है, अगर मैं आपको कोई K2CO3 इस तरह का सॉल्ट देती, तो आपको अगर मैं पूछती इसमें कौन कौन से आयन है, तो आप क्या बताते, दो K+ आयन है और एक कार्बोनेट आयन है, यही बताते ना। तो ये वाला 2 जो आता है ये क्या होता है, इसके ऊपर का चार्ज होता है और क्रॉस मल्टीप्लाई करके आप फॉर्मूला बनाते हो ना, सेम वही कॉन्सेप्ट आपको यहाँ पे भी अप्लाई करना है। K4 आपका क्या है, यहाँ K आपका क्या है कैटायन, ये कॉम्प्लेक्स पार्ट आपका क्या है एनायन, ठीक है। ये कॉम्प्लेक्स पार्ट आपका हो गया एनायन। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि कॉम्प्लेक्स पार्ट के ऊपर एनायन के ऊपर कितना चार्ज है, तो आप ये बता सकते हो FeCN6 4 नेगेटिव, ठीक है। ये बाहर वाला आपका जो भी होगा K4 या पीछे का Cl दिया होगा कुछ भी होगा, वो आपको हमेशा कॉम्प्लेक्स आयन के ऊपर का चार्ज बताएगा। चार्ज पता लग गया। अब हमें पता ये चार्ज किसके बराबर है, इसके ऊपर हम मान लेते हैं x चार्ज है, जो कि आपका ऑक्सीडेशन स्टेट है, जो कि आप कैलकुलेट कर रहे हैं, वो निकलेगा ऑक्सीडेशन स्टेट, ठीक है, जो आप कैलकुलेट कर रहे हैं। तो आपने x मान लिया, प्लस करेंगे इसके ऊपर, एक साइनाइड के ऊपर कितना चार्ज है, 1 नेगेटिव होता है ना, 6 के ऊपर कितना होगा -6, इसके बराबर आ जाएगा पूरे स्क्वायर ब्रैकेट के ऊपर जो चार्ज है -4 उसके बराबर। तो यहां से आप कैलकुलेट कर सकते हो -4 + 6 कितना आ गया +2, यानी ऑक्सीडेशन स्टेट आयरन के ऊपर क्या है यहाँ पे +2। तो ये आपको निकालनी आनी चाहिए, सिंपल कैलकुलेट करने को भी आएगा, और अगर आपको नॉमेनक्लेचर जब लिखना होगा ना, उस नॉमेनक्लेचर में भी आपको ऑक्सीडेशन स्टेट मेंशन करनी होती है, क्योंकि अदरवाइज बच्चे को क्या पता, किसी को क्या पता लगेगा नाम से कि आयरन +2 स्टेट में है या +3, उसका फर्क पड़ता है ना। अगर +2 स्टेट में है तो अलग बॉन्ड्स बनाएगा, +3 स्टेट में है तो अलग नंबर ऑफ बॉन्ड्स बनाएगा, इसलिए ऑक्सीडेशन स्टेट बहुत इंपॉर्टेंट है। एक एग्जाम्पल हम और करते हैं, अब की बार मैं ये वाला एग्जाम्पल लेती हूँ, कॉपर एमोनिया, सपोज करो मैंने 4 लिख दिया, यही था ना हमारा एक एग्जाम्पल जो हम स्टार्टिंग से ले रहे थे। वही एग्जांपल लेना चाहती हूँ मैं, यस सल्फेट के साथ लेते हैं तो आपके लिए ठीक रहेगा। ये है सल्फेट, ठीक है। अब यहाँ पे कॉम्प्लेक्स आयन जो है वो कैसा है कैटायन, इसके ऊपर का हमें चार्ज निकालना है। तो सल्फेट के ऊपर कितना चार्ज होता है 2 नेगेटिव। ओवरऑल पूरा मॉलिक्यूल या पूरी कोई चीज न्यूट्रल कब होती है, जब टोटल पॉजिटिव चार्ज टोटल नेगेटिव चार्ज बराबर होते हैं। नेगेटिव चार्ज हमारा 2 नेगेटिव है तो पॉजिटिव चार्ज हमारा कितना होगा 2 पॉजिटिव। कॉपर के लिए मैंने x लिख लिया। एमोनिया अब आपका बेटा न्यूट्रल होता है, इसके ऊपर कोई चार्ज तो नहीं दिखता ना आपको, न्यूट्रल मॉलिक्यूल है, तो यहाँ पे हम 0 लगा देंगे। 4 × 0 0 किसके बराबर आ जाएगा +2, तो x = +2। ऑक्सीडेशन स्टेट कॉपर की कितनी आ गई +2। आई होप आपको ऑक्सीडेशन नंबर या ऑक्सीडेशन स्टेट कैलकुलेट करना आ गया होगा, एंड इट इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट। नॉमेनक्लेचर भी आपका नहीं कर पाओगे आप, मतलब सपोज करो आपको बाकी सारा कुछ नॉमेनक्लेचर में आता है लेकिन ऑक्सीडेशन नंबर निकालना नहीं आता तो मार्क्स कट जाएंगे, ठीक है। फिर आपका वर्ड आता है होमोलेप्टिक हेटेरोलेप्टिक कॉम्प्लेक्सेस। होमो का मतलब क्या होता है सेम, हेटेरो का मतलब डिफरेंट, लेप्टिक L फॉर लेप्टिक L फॉर लीगेंड, L फॉर लेप्टिक L फॉर लीगेंड। होमो मतलब सेम, लेप्टिक मतलब लीगेंड, तो सेम तरह के अगर लीगेंड्स हैं, सेम टाइप के लीगेंड्स हैं, वन टाइप का जैसे ये दे रखा है, तो वो आपका होमोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स कहलाएगा। अगर लीगेंड्स आपके 2 या 3 तरह के अलग अलग तरीके के हो गए तो हेटेरोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स। दिस इज द ओनली सिंपल थिंग। इसी तरह से एक नाम आपका आएगा मोनोन्यूक्लियर कॉम्प्लेक्सेस,
पॉलीन्यूक्लियर कॉम्प्लेक्सेस, ठीक है, मोनोन्यूक्लियर, पॉलीन्यूक्लियर। न्यूक्लियर का वर्ड का मतलब क्या होता है, न्यूक्लियस से मतलब है ना कि कोई एक कहीं का सेंटर। तो अगर किसी, जैसे ये आपका है ना, ये आप देख सकते हो यहाँ पे एक ही सेंट्रल मेटल एटम है, आगे जाके आपको कुछ कॉम्प्लेक्सेस आएंगे जहां पे आपको दो सेंट्रल मेटल एटम मिल जाएंगे, ठीक है, वो दोनों सेम भी हो सकते हैं, वो दोनों डिफरेंट भी हो सकते हैं, तो वो कैसे कहलाएंगे, वो पॉलीन्यूक्लियर कॉम्प्लेक्सेस कराएंगे। और ये सिंगल वाले क्या कहलाएंगे, ये मोनोन्यूक्लियर कॉम्प्लेक्सेस, ठीक है। तो ये जस्ट जितनी आपने सारी चीजें करी ये टर्मिनोलॉजीज थी। अब हम करते हैं नॉमेनक्लेचर। नॉमेनक्लेचर में सबसे पहले आपको जो सबसे पहला पॉइंट ध्यान रखना है, कैटायंस आर नेम्ड बिफोर एनायंस। एग्जाम्पल जरा देखो, सब जगह देख सकते हो आप, ये देखो एग्जाम्पल देखो यहाँ पे, K4 Fe6, K4 कैटायन है, पहले लिखा हुआ है, Fe6 बाद में लिखा है। यहाँ पे भी ये कैटायन था, ये एनायन था। एनायन हमेशा बाद में लिखा जाता है, कैटायन हमेशा पहले लिखा जाता है, चाहे फॉर्मूला हो चाहे नामकरण कर रहे हो, नाम जो आप लिखोगे ना वो, तो चाहे फॉर्मूला चाहे नाम। एग्जाम में एक चीज और बेटा, आपको नाम दिया होगा, फॉर्मूला लिखने को आ सकता है, फॉर्मूला दिया होगा, नाम लिखने को आ सकता है, तो आपको दोनों तरह से काम आना चाहिए, ठीक है। तो कैटायंस आर ऑलवेज नेम्ड फर्स्ट बिफोर एनायंस, ठीक है। दूसरा क्या है, ऑक्सीडेशन स्टेट मैंने कहा ना, ये आपको निकालनी आनी चाहिए। और ऑक्सीडेशन स्टेट आप कैसे मेंशन करते हो, जब ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल लेते हो तो जब आप फॉर्मूले में तो नहीं लिखते, आप फॉर्मूले में देख रहे हो ना कहीं ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं है, लेकिन जब आप नाम लिखते हो ना पूरा, उस नाम में मेटल एटम के बाद इस तरह से रोमन नंबर में इस तरह से लिखोगे, सेकेंड हो गया, थर्ड हो गया, ठीक है। तो ये क्या हो गया, आपको ऑक्सीडेशन स्टेट मेंशन करनी है ब्रैकेट्स में, रोमन न्यूमरल में, ठीक है। फिर है आपका नेम्स ऑफ लिगेंड्स आर गिवन फर्स्ट फॉलोड बाय द नेम ऑफ सेंट्रल मेटल आयन। मतलब सपोज जैसे आप कर रहे हो, कोबाल्ट है, एमोनिया है, 6 है, ठीक है, ये जो भी है, तो आप पहले इसका नाम लिखोगे। जैसे मतलब 6 थे ना, तो 6 के लिए आप वर्ड क्या यूज करते हैं, हेक्सा, है ना, हेक्सा। एमोनिया के लिए नाम यहाँ पे क्या है, एमीन, अभी मैं सारे नाम बताऊंगी ये। तो हेक्सा एमीन, उसके बाद कोबाल्ट लिखोगे, मतलब पहले लीगेंड का नाम आएगा, जरूरी नहीं है एक लीगेंड है, 2 लीगेंड, 3 लीगेंड, जितने भी लीगेंड्स हैं पहले उनका सबका नाम आ जाएगा, लास्ट में मेटल एटम का नाम आएगा। अब अगर कई सारे लीगेंड्स होंगे तो क्या करना है हमें, तो हमें अल्फाबेटिकली ऑर्डर का यूज करना है। क्या यूज करना है, अल्फाबेटिकल ऑर्डर। फॉर एग्जाम्पल मैं कहती हूँ एमोनिया है, वाटर है लीगेंड, क्लोरीन है, क्या करोगे, एमोनिया के लिए नाम है एमीन, वाटर के लिए नाम है एक्वा, इसके लिए नाम है क्लोरो या क्लोरिडो, तो AMAQCH। तो आप इसी सीक्वेंस में फॉर्मूले में भी लिखोगे, इसी सीक्वेंस में नाम में भी लिखोगे। मतलब हेक्सा, मतलब एमीन का नाम पहले आएगा, जितने भी एमीन है, डाई एमीन, हेक्सा एमीन जो भी है ना, डाई एक्वा, 1 क्लोरो, जैसा भी है, मतलब इस तरह से आपका सीक्वेंस जो है अल्फाबेटिकली ऑर्डर के हिसाब से होगा, अगर एक से ज्यादा तरह के लिगेंड्स होंगे। गॉट इट। फिर हमारा कॉन्सेप्ट आता है कि आपका लीगेंड्स के नाम चेंज कैसे होते हैं। पहले मैं ना आपको सोच रही हूँ कि मैं लीगेंड्स के कुछ नाम ही बता दूं, क्योंकि या कितने तरह के लीगेंड्स हैं। आपको याद है मैंने स्टार्टिंग में कहा था लीगेंड्स कई तरह के होते हैं, राइट। सो आप इस तरह से Cl Br नेगेटिव, CH3COO नेगेटिव, ये कैसे हैं, सारे नेगेटिव लीगेंड्स हैं, है ना, ये नेगेटिव लीगेंड्स हैं। ये आप देख सकते हो यहाँ प्लस वाला, ये हो गया NO प्लस हो गया, ये किस तरह के लीगेंड्स हैं, ये पॉजिटिव लीगेंड्स हैं। और तीसरे लीगेंड्स कैसे थे, न्यूट्रल लिगेंड्स। तो सबके नाम हैं। एमोनिया का नाम तो आपको पता लग गया, एमोनिया नहीं है, उसका नाम क्या है, एमीन। और वाटर का क्या है, एक्वा, ठीक है। अच्छा, इसी तरह से अगर आपका ये है, जैसे कि पॉजिटिव लिगेंड है, इसका क्या नाम है, नाइट्रोसोनियम, नाइट्रोसोनियम। CO का क्या नाम है, कार्बोनिल। तो ये नाम बहुत जरूरी हैं। अगर ये आपको नाम नहीं पता इन लिगेंड्स के, तो आप नामकरण यानी कि नोमेनक्लेचर नहीं कर सकते, ठीक है। फिर आपके जितने भी लिगेंड्स आइड से एंड होते हैं उनके पीछे O लग जाएगा। मैक्सिमम जितने आपके नेगेटिव लिगेंड्स हैं ना, उनके पीछे O लग जाता है। जैसे सल्फेट है तो सल्फेटो, सल्फेट था ना ATE, तो क्या नाम बन जाएगा, सल्फेटो, सॉरी SUL आएगा ये सल्फेटो। सल्फाइड है अगर PHIDE, या सल्फाइट है PHITE, तो यहां पे भी बाद में क्या बन जाएगा, O, सल्फीडो, सल्फीटो, ठीक है। तो यही यहाँ पे बता रखा है कि नेम्स आपके कैसे चेंज होते हैं, ठीक। उसके बाद आपका क्या आ जाएगा, कुछ आपको मैंने नाम आपको न्यूट्रल वाले बता दिए। अच्छा, हाँ ये वाले जो नाम है ना, क्लोरीन का नाम क्या बन जाता है, आप मैक्सिमम पढ़ते हो क्लोरो, क्लोरो या क्लोरिडो, किसी किसी बुक में क्लोरिडो भी लिखा होगा, ठीक है। तो ब्रोमो या फिर ब्रोमिडो। ये क्या था आपका, एसीटेट आयन, तो एसीटेट, 8 आ रहा है ना पीछे, 8 का क्या कर दोगे, यहाँ अभी अभी आपने पढ़ा ना एसीटेट का एटो,
तो एसीटेटो ये नाम बना दोगे, SEACETETO। गाइज अगर आपको नोमेनक्लेचर में थोड़ी बहुत भी दिक्कत आ रही है ना, तो प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। अगर आप लोग कहोगे तो चाहे मैं लाइव सेशन, चाहे मैं अलग से वीडियो बना के सिंपली सिर्फ नोमेनक्लेचर की अलग से एक वीडियो बना दूंगी, ताकि उसमें हम काफी प्रैक्टिस भी कर लेंगे, ताकि जिन बच्चों को दिक्कत होती है नोमेनक्लेचर में वो डाउट्स क्लियर हो जाए। बट ये सिर्फ आपके डिमांड पे होगी। तो अगर किसी को इस तरह की वीडियो चाहिए या लाइव सेशन चाहिए तो प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि आपको डिटेल में पूरा नोमेनक्लेचर सीखना है या यहीं से काम चल जाएगा। फाइन, चलो तो ये हमने पढ़ लिया जी नाम। अब इसके अलावा न्यूट्रल लिगेंड्स मैंने आपको बता दिए, ऑर्गेनिक लिगेंड्स बता दिए। फाइन, ठीक। चलो एक और तरह का लिगेंड आपका आता है जिसको मुझे आपको बताना बहुत जरूरी है, दैट इज एम्बीडेंटेट लिगेंड। ठीक है, एम्बीडेंटेट लिगेंड। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आई होप आप सब बच्चों ने पढ़ रखी है, तो उसमें आपने देखा है ना नाइट्रो और उसका क्या होता है नाइट्राइट, है ना, ये आपने पढ़ रखा है ना, कि आपका फॉर्मूला वही है NO2, लेकिन अटैचमेंट एक बार नाइट्रोजन के साथ होती है, एक बार ऑक्सीजन के साथ, है ना। मतलब कोई ऐसा लिगेंड जिसमें एक से ज्यादा तरह के डोनर एटम हैं, लेकिन एक बार में सिर्फ एक ही एटम से बॉन्ड बन रहा है। तभी याद है थोड़ी देर पहले मैं आपको बाइडेंटेट जब पढ़ा रही थी तो बार बार कह रही थी साइमल्टेनियसली बॉन्ड बनेगा। अब यहाँ पे जब भी कभी मेटल के साथ बॉन्ड बनेगा, या तो मेटल के साथ नाइट्रो बनाएगा, मतलब नाइट्रोजन बॉन्ड बनाएगा, या मेटल के साथ ऑक्सीजन बॉन्ड बनाएगा, तो एक बार में एक ही एटम बना रहा है। नो डाउट वो लिगेंड ऐसा है जिसमें दो तरह के डोनर एटम्स हैं, वो दोनों इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकते हैं मेटल एटम को, लेकिन एक बार में एक ही मेटल एटम इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा। तो जब एक बार में एक ही करे दैट इज एम्बीडेंटेट लिगेंड। और बाइडेंटेट क्या था कि कोई ऐसा लिगेंड जिसमें एक से ज्यादा डोनर एटम्स हैं और वो सारे डोनर एटम्स साइमल्टेनियसली एक साथ सारे के सारे इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं। फर्क आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा। एक और चीज बता देती हूँ, जैसे बहुत बच्चे सोचते हैं वाटर है ना, इसके ऊपर दो लोन पेयर हैं, तो सब सोचते हैं ये बाइडेंटेट लिगेंड है। नहीं, पॉइंट ऑफ अटैचमेंट तो ऑक्सीजन ही रहेगा ना। वो जो इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, इलेक्ट्रॉन डोनेट करने वाला वो जो एटम है वो तो ऑक्सीजन ही है। इस लोन पेयर से मतलब नहीं है, कौन सा एटम है, कितने एटम है, उससे मतलब है। तो आई होप आपका डाउट क्लियर हो गया होगा कि बाइडेंटेट एम्बीडेंटेट क्या होता है। ठीक है, अब जैसे इसका मैंने बता ही दिया आपको, ये नाइट्रो और ये वाला, इसका नाम पता कैसे होगा? जैसे इसका नाम होगा ये नाइट्रेट है ना, NO2 नाइट्रेट होता है, राइट। तो इसको आप नाम लिखते हो नाइट्रिटो N, ठीक है, नाइट्रिटो O। ये नामकरण आपको बहुत अच्छे से सीखना पड़ेगा कि किस लिगेंड को हम क्या लिखते हैं। ठीक है जी। अब फिर नेक्स्ट चीज क्या आती है कि कितने लिगेंड्स हैं। जैसे 6 अमोनिया थे तो मैंने क्या बोला था, हेक्साएमीन, है ना, तो इसलिए ये वर्ड्स यूज होते हैं, डाई, ट्राई, टेट्रा, पेंटा, इस तरह के नाम। लेकिन अगर आपका कोई ऐसा लिगेंड है जिस लिगेंड के नाम में ही डाई वर्ड आ गया है, जैसे ये इथाइलिन डाई एमीन, ऑलरेडी डाई वर्ड आ गया ना, अगर आप इसको ऐसे लिखोगे डाई इथाइलिन डाई एमीन, तो आपको ध्यान है ये तो एक नया तरह का लिगेंड बन गया। क्या बन गया? ये डाईइन। जबकि डाईइन और इन दो अलग अलग तरह के लिगेंड हैं। इसीलिए कोई भी ऐसे लिगेंड्स जिनके नाम में डाई, ट्राई, ये सब चीजें पहले आ गई हैं, उनके लिए हम दूसरे वर्ड्स यूज करते हैं अगर वो एक से ज्यादा है। जैसे क्या यूज करेंगे? बिस। जैसे सपोज करो आपका एग्जाम्पल था ना, मैंने आपको एक निकल वाला कोऑर्डिनेशन कंपाउंड लिख के दिखाया था, ये है निकल इन ट्वाइस। तो हमें पता है यहाँ पे कितने इन, कितने लिगेंड्स हैं, कितने इन लिगेंड्स हैं? 2। तो आप क्या बोलोगे? बिस, फिर ब्रैकेट में लिखोगे पूरा इथाइलिन डाईएमीन। इससे हमें पता लग जाएगा कि इथाइलिन डाईएमीन जो लिगेंड है वो 2 लिगेंड निकल के साथ बॉन्ड बना रहे हैं। 2 लिगेंड बना रहे हैं मतलब 4 बॉन्ड बन रहा है, तो 4 कोऑर्डिनेशन नंबर है, 2 लिगेंड है। क्लियर हो गया? तो नाम, फॉर्मूला ये पूरी क्लैरिटी देता है कि कैसा कोऑर्डिनेशन का। क्लियर हो गया? फिर आपका आता है जैसे ये नाम। अब ये किसके नाम है? ये है मेटल के नाम। अब मेटल का नाम कोबाल्ट, जिंक, इस तरह के नाम तो है ही, लेकिन हमें लिखने कैसे हैं? अगर आपका ये जो, आपको पता है ना मेटल कहाँ है, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर होता है मेटल एटम, ठीक है, वो स्क्वायर ब्रैकेट क्या है आपका? कॉम्प्लेक्स आयन। तो यानी अगर आपका ये कॉम्प्लेक्स आयन एनायन है तब तो आपका मेटल के नाम के पीछे 8 आएगा, वरना मेटल का नाम सिंपल आ जाएगा। जैसे सपोज करो एनायन है तो मेटल के नाम के पीछे क्या हो जाएगा? कॉपर का क्या बन जाएगा? क्यूप्रेट। अगर मेटल आयन कैटायन है तो हम कॉपर को खाली कॉपर ही लिखेंगे। ठीक है, ये कब लिखेंगे? अगर कैटायन है। ये कब लिखेंगे? 8 वाली चीज कब लिखेंगे? अगर एनायनिक कॉम्प्लेक्स है। मतलब स्क्वायर ब्रैकेट आपको चेक करनी है। जैसे ये देखो, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर निकल है ना, तो ये उसके ऊपर चार्ज कैसा था? नेगेटिव। यानी आपका कोऑर्डिनेशन स्फीयर, ये कॉम्प्लेक्स आयन एनायनिक कॉम्प्लेक्स है।
तो जब एनायनिक कॉम्प्लेक्स होगा तो मेटल के नाम के साथ हम 8 लगा देंगे, निकल की जगह क्या लिखा, निकलेट। ठीक है, क्लियर हो गया। अब नाम आपको पता होने चाहिए, कोबाल्ट का कोबाल्टेट है, ठीक है, लेकिन एल्यूमिनेट है, मैग्नेट है, क्यूपरेट है, बट कईयों का नाम डिफरेंट होता है। जैसे लेड का नाम लेडेट नहीं है, प्लम्बियम से नाम बना है ना, क्योंकि उसका सिंबल क्या है, पीबी। ठीक है, तो इसका नाम क्या आ जाएगा, प्लम्बेट। गोल्ड का सिंबल क्या है, एयू, तो नाम क्या है, ऑरम था तो ऑरेट। तो ये नाम आपको क्लियर होने। टिन का स्टेनस होता है, स्टेनस लिखते हैं ना, स्टेनस क्लोराइड, तो नाम क्या आएगा, स्टेनेट। तो आई होप ये बेसिक्स आपके ऑलरेडी क्लियर होंगे, क्योंकि आप पीरियोडिक क्लासिफिकेशन, पीरियोडिक पूरा जो टेबल है वो अच्छे से पढ़ चुके हो, नाम वगैरह पढ़ चुके हो, तो इस चीज का ध्यान रखना कि नाम क्या आएगा। फाइन। फिर आपका आता है कि अगर किसी कॉम्प्लेक्स में 2 या 2 से ज्यादा मेटल एटम्स होते हैं, जैसे एग्जाम्पल बताती हूँ मैं आपको, ये है, ठीक है, ध्यान से देखना, यहां हम लिख रहे हैं 2 अमोनिया इधर, यहाँ 2 अमोनिया, यहाँ NH, यहाँ OH। ठीक है, अब मैंने आपसे कुछ देर पहले कहा था ना, कोई ऐसे लिगेंड्स भी होते हैं जहां पे एक से ज्यादा मेटल एटम प्रेजेंट हो सकते हैं, चाहे वो सेम हो चाहे वो डिफरेंट हो। क्या बताया था, कैसे कॉम्प्लेक्स होते हैं वो, पॉलीन्यूक्लियर कॉम्प्लेक्सेस, राइट। अब इसमें ये वाले तो सिंपल लिगेंड्स है, साइड साइड वाले ये कौन से हैं, ये आपके दोनों मेटल एटम के बीच में ब्रिज बना रहे हैं, इनको हम क्या कहते हैं, ब्रिजिंग लिगेंड्स। ब्रिजिंग लिगेंड्स का नाम आपने जब भी लिखना है वो साथ में ऐसे लिखोगे, जैसे नाम लिखना होगा ना तो आप ऐसे लिखोगे, म्यू एमीन, म्यू ऑक्सो, ठीक है, म्यू हाइड्रोक्सो, इस तरह से नाम आएगा। ठीक है, अब जैसे यहाँ पे ये, यहाँ पे 2 नाम है ना, यहाँ पे आपके 2 है ना ये, तो आप इसको कैसे लिखोगे, इसमें NH का नाम, NH का नाम क्या होता है, NH अगर आपने पढ़ रखा हो ऑर्गेनिक में, इमाइड होगा ना तो नाम इमीडो। OH का नाम, OH आपने पढ़ा ना हाइड्रोक्सी, तो नाम हाइड्रोक्सो। अब I और H में से कौन पहले आता है, ये आपको अल्फाबेटिकली ऑर्डर में चेक करना पड़ेगा, GHI, तो यानी H पहले I बाद में, तो क्या लिखोगे पहले, म्यू हाइड्रोक्सो, फिर हाइफन म्यू इमीडो। ठीक है, तो यानी म्यू और जो नाम है उनके बीच में हमेशा हाइफन रहता है, ये भी आपका रूल है फॉर नोमेनक्लेचर। फाइन। फिर ये आपको मैंने बता ही दिया, नाइट्रो और नाइट्रिटो वाला, नाइट्रिटो N, नाइट्रिटो O, एम्बिडेंटेट लिगेंड्स वाला पॉइंट। फाइन। एक और एग्जांपल देख लो, SCN वाला, MSCN मतलब थायोसाइनेटो, यहाँ सल्फर से बॉन्ड हो रहा है, अगर नाइट्रोजन से हो रहा होगा आइसोथायोसाइनेटो, ये भी कैसा है, एम्बिडेंटेट लिगेंड। ऐसा भी हो सकता है आपको लिगेंड दिया पहचानना हो कि ये एम्बिडेंटेट लिगेंड है या नहीं है, या कह दिया जाए गिव वन एग्जांपल ऑफ 2 एग्जांपल्स ऑफ एम्बिडेंटेट लिगेंड, तो ये चीजें क्लियर होनी चाहिए। ठीक है, चलो फिर है आपका व्हेन राइटिंग नॉट नेमिंग द फॉर्मूला ऑफ कॉम्प्लेक्स। जब आप फॉर्मूला लिख रहे हो तो कॉम्प्लेक्स साइन को आप स्क्वायर ब्रैकेट में क्लोज करोगे, ये हम ऑलरेडी बता ही चुके हैं ना। एंड जब आप फॉर्मूला लिखते हो तो आपने ध्यान दिया होगा, नाम में मैंने क्या बताया, लिगेंड पहले लिखते हैं हम, लेकिन जब हम फॉर्मूला लिखते हैं तो हम क्या पहले लिखते हैं, ये देखो बार बार मैं क्या लिख रही थी, ऐसे लिख रही थी ना, नाम में हम जब लिखते हैं तो हेक्साएमीन, लिगेंड्स का नाम पहले लिखते हैं, मेटल बाद में, लेकिन जब फॉर्मूला लिखते हैं तो मेटल पहले लिगेंड बाद में। ठीक है, ये चीज ध्यान रखना है, ये जितना ज्यादा आप प्रैक्टिस कर लोगे नोमेनक्लेचर का उतनी क्लैरिटी आ जाएगी। ठीक, ये देखो, अब यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट और दिया गया है कि लिगेंड्स आपके नाम लिख तो मतलब फॉर्मूला तो आप लिख दोगे, लेकिन एक और है कि उसका सीक्वेंस क्या होना चाहिए। अगर कई तरह के लिगेंड्स होंगे तो सबसे पहले नेगेटिव लिगेंड्स लिखे जाते हैं, फिर न्यूट्रल वाले, लास्ट में पॉजिटिव वाले। क्या सीक्वेंस है, नेगेटिव, फिर आपका न्यूट्रल वाला, फिर आपका पॉजिटिव वाला। अब क्या करना है, यहाँ आपका वाटर और एमोनिया दोनों ही न्यूट्रल थे ना, अब जब दोनों न्यूट्रल हैं, पॉजिटिव नेगेटिव तो है नहीं, तब हम क्या देखेंगे, अगेन हम क्या करेंगे, अल्फाबेटिकली ऑर्डर वो चेक करेंगे। तो अल्फाबेटिकली ऑर्डर में एक्वा एमीन में कौन पहले आएगा, एमीन। तो देखो फॉर्मूला लिखते टाइम एमीन आपको पहले लिखना पड़ेगा, एक्वा बाद में लिखना पड़ेगा। फॉर्मूला लिखते टाइम, नाम में भी आप ऐसे ही करते हो, हेक्सा एमीन पहले लिखोगे, जैसे यहाँ पे 2 एमीन था ना, तो डाई एमीन आपका नाम पहले आएगा, क्या होगा, डाई एमीन आपका नाम पहले आएगा, डाई एमीन टेट्रा एक्वा, इस तरह से नाम लिखोगे। ठीक है ना, एक्वा ये बाद में आया, एमीन पहले आ गया। ठीक है, तो यानी अल्फाबेटिकली ऑर्डर में, एंड जब फॉर्मूला लिखना है तो भी, अगर दोनों न्यूट्रल हैं तो। लेकिन अगर एक लिगेंड नेगेटिव हो गया, एक न्यूट्रल हो गया, तो क्या कॉन्सेप्ट अप्लाई करना है, वही पहले नेगेटिव लिगेंड का फॉर्मूला लिखा जाएगा, फिर न्यूट्रल वाले का, फिर पॉजिटिव वाले का। इसीलिए इस पूरे कंपाउंड में पहले साइनाइड लिखा गया, फिर एमोनिया। सीक्वेंस पता लग गया, तो ये आपके रूल्स हैं। अब हम करते हैं प्रैक्टिस। आयरन है, अमोनिया के साथ 6 लिगेंड है, बाहर क्लोरीन है। एक चीज और, जब बेटा आप मैग्नीशियम क्लोराइड का फॉर्मूला लिखते हो तो यहाँ पे क्या लिखते हो, मैग्नीशियम, ठीक है, उसके बाद क्लोराइड लिखते हो ना, डाई क्लोराइड तो नहीं लिखते ना,
तो ब्रैकेट के बाहर जो भी होगा, जैसे Cl3 है, Cl2 है, कुछ भी है, आपको क्लोराइड लिखना है, डाई ट्राई ये सब वर्ड नहीं यूज करने हैं, ठीक है। ये मुझे क्लियर कर बताना था क्योंकि ये बच्चे गलती कर देते हैं, ठीक है। चलो अब नाम शुरू करें, प्रैक्टिस। आयरन, इसके साथ 6 अमोनिया लगे हुए हैं और बाहर क्लोरीन है। क्या नाम, क्या फॉर्मूला करना हमें फॉलो करना था? कैटायन का नाम, कैटायन वाला पार्ट पहले लिखा जाएगा, एनायन वाला बाद में। तो कैटायन वाला ये पार्ट है, कैटायन वाला पार्ट स्क्वायर ब्रैकेट का, सबसे पहले हमें उसमें क्या लिखना होता है? लिगेंड्स का नाम। कितने लिगेंड्स हैं? 6 लिगेंड्स हैं। कौन सा लिगेंड है? एमोनिया। तो नाम क्या लिखेंगे हम? हेक्सा एमीन। अब ये ध्यान दो कि हेक्सा में ए और ये वाला ए दोनों लिखना होगा, और एमीन में अगर आपने AMINE लिख दिया, कांटा, कोई नंबर नहीं मिलेगा। एमीन का जो नाम है वो AMM है। तो ये बहुत अच्छे से ध्यान में रख लो कि नाम क्या है किस लिगेंड का, हेक्सा एमीन। ये लिगेंड वाली चीज पूरी हो गई। उसके बाद क्या है? आयरन। अब यहाँ आयरन लिखना है या फेरेट? कैसा कॉम्प्लेक्स है? कैटायन, एनायन नहीं है ना, तो क्या नाम आ जाएगा? सिंपली आयरन, ठीक है, हेक्सा एमीन आयरन। अब उसके बाद क्या लिखा जाता है ब्रैकेट में? ऑक्सीडेशन स्टेट। फिर थोड़ा सा गैप देके क्लोराइड, ठीक है। ऑक्सीडेशन स्टेट कैलकुलेट कर लेते हैं। 3 क्लोरीन आयंस थे आपके बाहर, इसका मतलब 3 नेगेटिव चार्ज है ना, तो ब्रैकेट के ऊपर क्या होगा? 3 पॉजिटिव चार्ज। आयरन का x मान लिया, एमोनिया का 0, किसके बराबर आया? +3। यानी आयरन के ऊपर कितनी ऑक्सीडेशन स्टेट है? +3। तो 3 रोमन नंबर में आप शो कर दोगे। ये आपका पूरा नाम लिखने का तरीका है। इनमें कोई गैप नहीं होता, बस कैटायन एनायन के बीच में गैप आएगा। फाइन। अगर कोई न्यूट्रल होगा नाम तब तो पूरा एक साथ ही होगा, जैसे निकल, टेट्रा निकल कार्बोनिल था ना, उसमें टेट्रा कार्बोनिल निकल, इस तरह से पूरा नाम इकट्ठे आता है, उसमें कोई गैप नहीं आएगा। अगला देखते हैं। अगला आप देख सकते हो यहाँ कैटायन शो कर रखा है, तो नाम के पीछे क्या आ जाएगा? आयन, ठीक है। नाम के पीछे क्या आ गया? आयन। 5 एमोनिया थे और 1 क्लोरीन था। फॉर्मूला में 5 एमोनिया था और 1 क्लोरीन था। नाम में क्या आ जाएगा? पहले पेंटा एमीन, ठीक है। अब आप सोच रहे होगे यहाँ पे COCl में, देखो ये भी देखो, एक दोबारा प्रैक्टिस कर लेते हैं। COCl में Cl पहले है, नेगेटिव टाइप का लिगेंड है ना, और एमोनिया न्यूट्रल लिगेंड है, इसलिए बाद में है। तो ये भी चीज ध्यान देना कि फॉर्मूला देखो कैसे लिखा हुआ है, नेगेटिव लिगेंड पहले शो किया गया है और न्यूट्रल लिगेंड आपका बाद में शो किया गया, ठीक है। तो नाम में हम क्या लिखेंगे? लेकिन पेंटा एमीन पहले आ गया, अल्फाबेटिकली ऑर्डर के अकॉर्डिंग। पेंटा एमीन क्लोरिडो, सिंगल था इसलिए क्लोरिडो, मोनो लिखने की जरूरत नहीं है। पेंटा एमीन क्लोरो या क्लोरिडो। उसके बाद नाम किसका जाएगा? मेटल का, कोबाल्ट। और कैटायन ही था तो इसलिए कोबाल्टेट नहीं किया, खाली कोबाल्ट। ब्रैकेट में उसका ऑक्सीडेशन नंबर आयन। ये आयन और ये ऑक्सीडेशन नंबर के बीच में थोड़ा स्पेस होगा। अगले में देखो, एक सल्फेट था, 4 एमोनिया था, ठीक है। तो टेट्रा एमीन सल्फेटो कोबाल्ट, उसका ऑक्सीडेशन नंबर, फिर हाइफन देके बाहर NO3 था तो नाइट्रेट, ठीक है। अगला, अगले में आप देख सकते हो ये भी स्क्वायर ब्रैकेट है, ये भी स्क्वायर ब्रैकेट है, तो इस तरह का भी कंपाउंड होता है, ठीक है। प्लेटिनम में पहले तो पिरिडीन, PY आपका पिरिडीन होता है, और बाद वाले में क्लोरीन अटैच हो रहा है। कितने कितने हैं दोनों साइड? 4। तो टेट्रा पिरिडीन प्लेटिनम 2। अब आपको पता है दोनों ही स्क्वायर ब्रैकेट वाले हैं, तो एक कैटायन होगा, एक एनायन। जाहिर सी बात है पहले वाला कैटायन होगा, बाद वाला एनायन होगा। तो पहले वाले में आपने नाम देखो क्या लिखा? प्लेटिनम। बाद वाले में क्या लिखा? टेट्रा क्लोरिडो प्लेटिनेट, ठीक है। दोनों की ऑक्सीडेशन स्टेट आपने ब्रैकेट में लिख दी। 2 बार मेटल एटम्स आ रहे थे ना, दोनों के ऑक्सीडेशन नंबर आपको मेंशन करनी। फाइन। अगला, अगले में क्रोमियम था, ये इन थ्राइस है, तो नाम क्या आ जाएगा? थ्राइस 3 के लिए ट्रिस, ट्रिस इथाइलिन डाइएमीन, यहाँ पे भी ब्रैकेट लगाना पड़ेगा। क्रोमियम, ठीक है, एंड उसका ऑक्सीडेशन नंबर बाहर क्या आ गया? क्लोराइड। तो अभी तक आपके जितने भी कॉम्प्लेक्स आयन आए वो मोस्टली सब कैटायन आए थे, इसीलिए आपके यहाँ पे क्रोमियम आया है, कोबाल्ट आया है, वरना क्रोमेट, कोबाल्टेट इस तरह से आता, ठीक है। लास्ट वाला, लास्ट वाले में आप देख सकते हो ये कैसा कॉम्प्लेक्स आ गया? पॉलीन्यूक्लियर कॉम्प्लेक्स, जिसमें ब्रिजिंग लिगेंड्स हैं, है ना। अब पहले क्या लिखते हैं हम? लिगेंड्स। कौन से लिगेंड्स लिखेंगे? जाहिर सी बात है इथाइलिन डाइअमीन हाइड्रोक्सो इमिडो, इसमें ई वाला पहले आएगा, फिर एच वाला, फिर आई वाला। ई वाला क्या है? ये इथाइलिन डाइअमीन। कितने हैं? 4, 2 इधर 2 इधर। टेट्रा किस? इथाइलिन डाइमीन। फिर म्यू लिखना था ना, क्योंकि आपके ये दोनों लिगेंड्स भी लिखने हैं, ब्रिजिंग लिगेंड्स के साथ आप म्यू लिखते हो, तो हाइफन म्यू हाइड्रोक्सो हाइफन म्यू इमिडो, ठीक है। अब क्या रह गया? मेटल रह गया। मेटल 2 हैं तो डाई कोबाल्ट, सिंगल कोबाल्ट नहीं, डाई कोबाल्ट लिखना पड़ेगा। इस तरह के कॉम्प्लेक्स में डाई कोबाल्ट ही लिखना पड़ेगा, डाई कोबाल्ट। उसके बाद उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट लिखी एंड आयन लिख दिया। फाइन। ऑक्सीडेशन स्टेट कैसी आई? यहाँ पे आप देख सकते हो NH के ऊपर OH के ऊपर 1 1 नेगेटिव चार्ज है, तो आपका सपोज करो बाकी तो सारा जीरो ही है। 2 कोबाल्ट के ऊपर आपका क्या है? ट्वाइस X होगा ना 2 कोबाल्ट के ऊपर, प्लस
एक NH का ले लो, एक OH का ले लो, किसके बराबर है भाई ये? +4 के बराबर, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 2x इज इक्वल टू +4 तो था ही, ये -1 उधर जाएगा +2, तो 2x इज इक्वल टू 6 आ गया। x कितना आ गया? +3। तो 3 ऑक्सीडेशन स्टेट है, +2 ऑक्सीडेशन स्टेट किसकी है? कोबाल्ट की, इसीलिए यहाँ पे 3 ऑक्सीडेशन नंबर शो किया गया है। ऑक्सीडेशन नंबर निकालना, कोऑर्डिनेशन नंबर, नाम, ये सब छोटी छोटी चीजें हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है। आई थिंक आपको नोमेनक्लेचर क्लियर हो गया होगा। मैं दोबारा कह रही हूँ, अगर आपको किसी तरह का कोई डाउट है तो मुझे बता देना। लाइव क्लास लेनी है या अलग से वीडियो निकालनी है, कमेंट सेक्शन में बताना मत भूलना, ठीक है जी। एंड गाइज, अगर आपको वीडियो पसंद आ रही हो, आपको लगता हो कि मैं बहुत अच्छे से पढ़ाती हूँ, कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है, तो प्लीज इसको आगे शेयर किया करो। एंड बहुत बार मैंने बच्चों के कमेंट्स देखे हैं, नीचे लिखा होता है मैम आप अच्छा पढ़ाते हो, बट उतने कमेंट्स या उतने व्यूज नहीं आए एंड ऑल। सो आई थिंक उसमें एक आप कह सकते हो उसमें आपका भी रोल है। अगर आपको लगता है कि आपका मेरा कंटेंट पढ़ाया हुआ समझ आ रहा है, तो उसको प्लीज अपने व्हाट्सएप स्टेटस पे या जहां भी आप शेयर करना चाहो अपने फ्रेंड्स में, वो कर दिया करो, है ना। इसलिए हिट द लाइक बटन एंड प्लीज शेयर इट, सो दैट बहुत सारे बच्चों की हेल्प हो सके, राइट। मेरी मेहनत भी रंग लाए, मुझे भी अच्छा लगेगा अगर 10 और बच्चों को कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाएगा, वो आगे ऐसे 10 बच्चों को पढ़ाएंगे। याद है जय हो वाली मूवी, 3 की हेल्प करो वो आगे 3 की हेल्प करेंगे, दैट कॉन्सेप्ट। मैं रियली उस कॉन्सेप्ट में बिलीव करती हूँ कि आप किसी की हेल्प करोगे, वो आगे आपकी हेल्प करेगा, वो चेन चलती जाएगी। एंड उसके बाद ना, वो जितने लोग एक दूसरे की हेल्प कर रहे हैं, वो एक अंदर सेल्फ सेटिस्फैक्शन उससे आती है, एक खुशी मिलती है। फाइन, चलो जी। तो वर्नर्स थ्योरी आपकी कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस की थ्योरी है। वर्नर ने दी थी ये, इस वजह से इसका नाम यही वर्नर्स थ्योरी नाम पड़ गया। सबसे पहले मैंने आपसे कहा था ना, 2 टाइप की वैलेंसीज हैं। 2 टाइप की वैलेंसीज क्या हैं? प्राइमरी एंड सेकेंडरी वैलेंसी। प्राइमरी वैलेंसी आपकी बताती है ऑक्सीडेशन स्टेट सेंट्रल मेटल एटम की। सेकेंडरी वैलेंसी आपकी क्या बताती है? कोऑर्डिनेशन नंबर, ठीक है। तो प्राइमरी एंड सेकेंडरी वैलेंसी का डिफरेंस बड़े अच्छे से कर लेना। प्राइमरी वैलेंसी बताती है जी ऑक्सीडेशन स्टेट, सेकेंडरी वैलेंसी बताती है कोऑर्डिनेशन नंबर। अब ऑक्सीडेशन स्टेट आप प्लस माइनस ये वो चार्ज के थ्रू निकालते हो ना, मतलब प्राइमरी वैलेंसी क्या है? आयोनाइजेबल, ठीक है। यहाँ पे आपको ये देखो यहाँ दे रखा है ना, प्राइमरी वैलेंसी इज आल्सो नोन एज आयनाइजेबल वैलेंसी। क्यों? क्योंकि आपको पता है वो आयनाइज या इस तरह से चार्ज वगैरह कैलकुलेट करके निकालते हो, तो इट इज आयोनाइजेबल। कोऑर्डिनेशन नंबर में ऐसा नहीं है, तो ये क्या है? नॉन आयोनाइजेबल। फिर एक पॉइंट आता है डायरेक्शनल। क्या ऑक्सीडेशन स्टेट से आपको, डायरेक्शन का मतलब है यहाँ पे ज्योमेट्री, क्या ऑक्सीडेशन स्टेट से आपको किसी ज्योमेट्री का थोड़ा बहुत पता लगता है? नहीं, लेकिन कोऑर्डिनेशन नंबर से पता लगता है। 6 कोऑर्डिनेशन नंबर आप समझ जाते हो सुनते ही कि ऑक्टाहेड्रल है। 4 मतलब टेट्राहेड्रल है, स्क्वायर प्लेनर। मतलब कोऑर्डिनेशन नंबर यानी कि सेकेंडरी वैलेंसी डायरेक्शनल इन नेचर है, लेकिन प्राइमरी वैलेंसी नॉन डायरेक्शनल इन नेचर है। ये 3 पॉइंट्स प्राइमरी सेकेंडरी वैलेंसी का अपने दिमाग में बैठा लेना, डिफरेंस अगर आए तो कर लेना। एंड प्राइमरी सेकेंडरी वैलेंसी कैलकुलेट करनी भी आनी चाहिए। जैसे ये फॉर्मूला दिया था, यहाँ प्राइमरी वैलेंसी अगर कही होगी तो आपने क्या निकालना है? यहाँ पे उसका ऑक्सीडेशन स्टेट, ठीक है। यहाँ पे जैसे निकाल रखी है। सेकेंडरी वैलेंसी में क्या निकालना है? कोऑर्डिनेशन नंबर निकालना है, ठीक है जी। यहाँ पे भी इसी तरह से देखो पूछ रखी है 6 लिगेंड्स से ना, तो 6 आपकी क्या हो गई? सेकेंडरी वैलेंसी। फाइन। अच्छा, उसके बाद ये जो आपकी प्राइमरी सेकेंडरी वैलेंसी है, ये शो कैसे करते हैं? सेकेंडरी वैलेंसी आपकी हमेशा जब भी शो होती है, यानी कि ये कोऑर्डिनेशन नंबर वाली सॉलिड लाइन से होती है, प्राइमरी वैलेंसी डॉटेड लाइन से, ठीक है। अब जैसे आपका कंपाउंड है ना CO अमोनिया 6 क्लोराइड आयन, तो आपको ऐसा भी हो सकता है कि 5 अमोनिया ले लिया जाए, 1 क्लोरीन ले लिया जाए और बाहर क्लोराइड 2 कर दो। उसका क्या मतलब हो गया कि ये वाला जो क्लोरीन है ना, ये आपकी प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों वैलेंसी को सेटिस्फाई करेगा, है ना। आपको पता है क्लोरीन लिगेंड की तरह भी काम कर सकता है और आयन की तरह भी काम कर सकता है। सो इट इज एबल टू सेटिस्फाई बोथ द वैलेंसीज, प्राइमरी एंड सेकेंडरी वैलेंसीज। यहाँ देखो, यहाँ लिखा होगा every element tends to satisfy its primary and secondary valency. A negative ion when present in the coordination sphere shows a dual behavior. Dual behavior मतलब दोनों तरह की वैलेंसी वो शो कर सकता है। It can satisfy both primary and secondary valency. ऐसे शो होता है डॉटेड लाइन या सॉलिड लाइन से। अगर एक अमोनिया में हटा देती ना, तो ये आपका क्लोरीन जो था, मतलब सपोज करो ऑब्वियस की बात है, उसके बाद क्लोरीन एक आपका चेंज हो जाएगा ना, 2 क्लोरीन डॉटेड लाइन से और ये इस तरह से डॉटेड एंड वो इस तरह से दोनों शो होगा। तो यानी ये वाला क्लोरीन डॉटेड एंड सॉलिड लाइन दोनों शो जब कर रहा है, तो मतलब पता लग जाएगा कि ये लिगेंड की तरह भी काम कर रहा है, मतलब प्राइमरी वैलेंसी को भी सेटिस्फाई कर रहा है, सेकेंडरी वैलेंसी को भी सेटिस्फाई कर रहा है, ठीक है। ये शो करने का तरीका है जस्ट। चलो अब आपका एक कॉन्सेप्ट ये आता है कि एग्जाम में आपको इस तरह का कंपाउंड दिया होगा और पूछा जा सकता है इसका फॉर्मूला बताओ भाई लिख के,
चार्ज क्या है सेंट्रल मेटल एटम पे, कोऑर्डिनेशन नंबर बताओ, प्राइमरी सेकेंडरी वैलेंसी बताओ। अब PtCl4 6 एमोनिया, इसको देखते ही बच्चे को पहले तो प्रैक्टिस होना चाहिए कि आपका किस तरह का ये कॉम्प्लेक्स बनाता है। ठीक है, प्लेटिनम के साथ 6 एमोनिया, ये प्रैक्टिस से ही आएगा बेटा। तो प्लेटिनम आपको पता है कि ठीक है बड़ा एलिमेंट है, जाहिर सी बात है ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स बनाएगा, नो डाउट स्क्वायर प्लेन भी बनाएगा, बट ऑक्टाहेड्रल है, यहाँ पे 6 लिगेंड्स दिख रहे हैं ना अमोनिया के, तो Pt अमोनिया 6 बाहर क्या आ जाएगा Cl4। ये फॉर्मूला पता लग गया, जब फॉर्मूला पता लग गया तो आप इसका ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल लोगे, है ना। फिर प्राइमरी सेकेंडरी वैलेंसी बता सकते हो, प्राइमरी सेकेंडरी वैलेंसी मतलब, प्राइमरी वैलेंसी मतलब ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल लिया। सेकेंडरी वैलेंसी कैसे निकालोगे, कोऑर्डिनेशन नंबर से, है ना। अब उसके बाद एक चीज और पूछी जाती है, टोटल नंबर ऑफ आयंस, मतलब अगर इसी मॉलिक्यूल का सॉल्यूशन बनाया जाए तो कितने आयंस आएंगे। आपको पता है एक आयन तो ये आएगा, ये वाला, इसके ऊपर कुछ ना कुछ तो चार्ज होगा, जैसे यहाँ पे प्लस सपोज करो +4 चार्ज होगा। दूसरा आयन आपका क्या आएगा, प्लस आपके 4 क्लोराइड आयन आएंगे। तो कितने आयंस आए, 4 + 1, ये टोटल 5 आयंस आए। ये सवाल पूछा ही जाता है कि कोई आपको फॉर्मूला इस तरह से दिया होगा और पूछा जाएगा बताओ कितने नंबर ऑफ आयंस, टोटल नंबर ऑफ आयंस ये सॉल्यूशन में देगा। तो बच्चे बहुत बार, मैक्सिमम बार स्क्वायर ब्रैकेट वाला जो आयन है वो भूल जाते हैं, तो प्लीज आप इसको ध्यान रखना। ये बाहर वाले जो आयंस होते हैं ये प्लस ये वाला, वो मिला के आंसर बताना, ठीक है। तो ये एक क्वेश्चन आपका काफी पूछा जाता है, इसको आपने ध्यान रखना है, ठीक। उसके बाद ये शेप आप देख सकते हो ना ऑक्टाहेड्रल की, आपको पता है, ये तो आई थिंक आपने स्क्वायर प्लेन टेट्राहेड्रल, ये सब आपने जो केमिकल बॉन्डिंग का चैप्टर किया होगा, जहां पे आप हाइब्रिडाइजेशन वगैरह निकालते हैं, वहां आपको इस चीज की क्लैरिटी होगी कि ज्योमेट्री क्या होगी, ठीक है। उसके बाद एग्जाम्पल्स अलग अलग, कोऑर्डिनेशन नंबर अगर आपका 6 है तो क्या एग्जाम्पल्स हैं, स्क्वायर प्लेनर का, टेट्राहेड्रल का, ठीक है। ये आप जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे तो क्लैरिटी आ जाएगी। तो ये जस्ट मैंने आपको एग्जाम्पल्स देख रखे हैं, लिख रखे हैं, आप इसको देख सकते हो, क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो खुद से, अगर किसी का ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना है या कुछ भी, जैसे भी, ठीक है, ट्राई कर सकते हो अपनी तरफ से। हम यहाँ रिवीजन कर रहे हैं एक तरह से पूरे चैप्टर की, तो इसलिए मैं क्विकली करवा रही हूँ। चलो, ये भी यहाँ पे अलग से कोऑर्डिनेशन नंबर दे रखा है, ठीक है। इसको आपको ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है, इसको ज्यादा इस वाले चार्ट को मत पढ़ना, कोई फायदा नहीं है इतना पढ़ के, इसको भी नहीं करना। तो नेक्स्ट, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर। इफेक्टिव एटॉमिक नंबर पता क्या है, सेंट्रल मेटल एटम जो भी होगा ना, उसके ऊपर टोटल कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, चाहे उसके खुद के, मतलब ऑक्सीडेशन नंबर से उसके ऊपर पता लग जाएगा ना। सपोज करो आपका सेंट्रल मेटल एटम आयरन था, आयरन का एटॉमिक नंबर 26 होता है ना। अब आयरन +2 स्टेट में है, तो मतलब 2 इलेक्ट्रॉन कम करोगे, यानी 24 इलेक्ट्रॉन आयरन के खुद के हैं, और जो उसके आसपास के लिगेंड्स उसको इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहे होंगे, वो इलेक्ट्रॉन्स मिला के, ये टोटल मिला के जो नंबर बनता है उसे आप कहते हो इफेक्टिव एटॉमिक नंबर। इसे हम कहते हैं EAN रूल भी कहते हैं, कि अगर वो टोटल नंबर जो आएगा, है ना, ये 24 है सपोज करो, जो लिगेंड्स के मिला के साथ जो भी आपका टोटल नंबर आया, वो किसी नियरेस्ट नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन के आसपास है अगर, है ना, नियरेस्ट नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन का नंबर है, मतलब क्रिप्टॉन का जैसे 36 है, किसी का आपका 54 है ना, आपकी जितनी गैसेस हैं, अगर ये नंबर आ रहा है मतलब वो मॉलिक्यूल आपका, वो कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स आपका स्टेबल है, वरना नहीं है। ये एक तरह का आप EAN रूल कह सकते हो कि ये रूल है, ठीक। चलो, उसके बाद नेक्स्ट आपका क्या है, ये एग्जाम्पल देख लेते हैं। ये देखो, जैसे आपका K4 Fe6 था ना, तो मेटल ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पे आपको पता है, उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट +2 हम पहले भी निकाल चुके हैं। एटॉमिक नंबर आयरन का 26 में से 2 माइनस करने पड़ेंगे ना, 2 इलेक्ट्रॉन कम हो गए, क्यों, क्योंकि ऑक्सीडेशन स्टेट +2 है, तो यानी 24 तो ये हो गया। फिर प्लस करेंगे हम लिगेंड्स के इलेक्ट्रॉन्स, एक लिगेंड है आपका साइनाइड, एक लिगेंड आपका 2 इलेक्ट्रॉन देता है, 6 लिगेंड कितने इलेक्ट्रॉन्स देंगे, 12, तो यहाँ 12 प्लस कर देंगे, कितना आ गया 36। किसका है ये नंबर, क्रिप्टॉन का, मतलब यस ये EAN रूल फॉलो करता है। जिसका नहीं आएगा, जैसे अगले वाले का आप देख सकते हो, कॉपर एमोनिया वाला का ये 35 आ रहा है, तो इसका मतलब ये फॉलो नहीं करता, ठीक है। तो एक ये चीज, ये कॉन्सेप्ट भी है EAN रूल, इसको अच्छे से कर लेना है, थोड़ा बहुत कभी कभार पूछ लिया जाता है, वैसे तो है इंपॉर्टेंट, बट कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में कई बार कम, ऑर्गेनोमेटालिक में ये ज्यादा पूछा जाता है। चलो, फिर आपकी आती है वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि मैंने एक ऑलरेडी वीडियो बनाई हुई है वैलेंस बॉन्ड थ्योरी पे, ठीक है। सो गाइज, मैं यहाँ पे उसका लिंक अटैच कर दे रही हूँ वैलेंस बॉन्ड थ्योरी का, उसमें उसके बेसिक्स हैं, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी हाइब्रिडाइजेशन से रिलेटेड, वो वीडियो जरूर देख लेना, मैं लिंक अटैच कर दे रही हूँ, ठीक। चलो, तो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी आपकी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में क्या कहती है, शुरुआत से अगर हम करें सिंपल से, जो इसके बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं, कि आपका वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, वैलेंस वाला जो आपका मतलब शेल्स हैं, जहां पे आपके जगह खाली है वहीं पे इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं ना, वहीं पे उसके थ्रू ही आपका बॉन्ड बन सकता है। तो
number of empty orbitals are available on the central metal ion which can accommodate electrons। अब आपको पता है मेटल को इलेक्ट्रॉन कौन दे रहे हैं, लिगेंड्स दे रहे हैं। मेटल के पास जगह खाली होनी चाहिए तभी ना, तो मेटल के जो डी ऑर्बिटल्स हैं वो जगह उनमें खाली होगी तभी ना लिगेंड इलेक्ट्रॉन देगा, है ना। तो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी यही कहती है कि एम्प्टी ऑर्बिटल्स आपके सेंट्रल मेटल एटम पे अगर होंगे तो लिगेंड इलेक्ट्रॉन्स डोनेट कर सकता है, और जितने इन डिब्बों में इलेक्ट्रॉन लिगेंड्स डोनेट करेगा उतने डिब्बे के हिसाब से फिर आपने ये पहले भी किया होगा, मैं तभी कह रही हूँ, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी को मैंने अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है, लिंक आपको ऑलरेडी मिल चुका है, आप उसको वीडियो को प्लीज अच्छे से पढ़ना ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। तो जितने डिब्बे खाली हैं जिनके साथ में यानी कि लिगेंड्स इन डिब्बों में इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, राइट, एंड उसी के अकॉर्डिंग आपका क्या होगा, कोऑर्डिनेशन नंबर। हाइब्रिडाइजेशन भी आपकी यहाँ से पता लगती है ना। फिर क्या बात आती है कि जो ये ऑर्बिटल्स ओवरलैप करते हैं, मेटल के और लिगेंड के ऑर्बिटल्स जो ओवरलैप करते हैं, वहां से हमारा बॉन्ड क्या बनता है, स्ट्रॉन्ग बनेगा ना ऑब्वियसली। जितनी ज्यादा ओवरलैपिंग होगी उतनी ही ज्यादा आपका कॉम्प्लेक्स स्टेबल होगा। जाहिर सी बात है, ओवरलैपिंग सुपरफिशियली है या स्ट्रॉन्ग है उससे डिपेंड करता है ना, बॉन्ड कितना अच्छा है, दोस्ती कितनी गहरी है, ठीक है, सो उतना ही ज्यादा आपका कॉम्प्लेक्स स्टेबल होगा। फाइन। फिर है आपका एक जो भी लिगेंड है आपका, ईच लिगेंड डोनेट्स अ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। एक लिगेंड यानी 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, तभी एक बॉक्स में आपके 2 ही इलेक्ट्रॉन आते हैं, है ना। फिर नॉन बॉन्डिंग जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, मतलब अंदर वाले, वैलेंस शेल वाले तो हमारे बॉन्डिंग में हो ही रहे हैं, जो काफी अंदर वाले हैं इलेक्ट्रॉन्स इनर ऑर्बिटल्स के, वो केमिकल बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, ठीक है। फिर बात आती है मैग्नेटिक बिहेवियर की। अगर आपका अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है तो कॉम्प्लेक्स कैसा कहलाता है, पैरामैग्नेटिक। आपने मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी पढ़ रखी है ना, एमओटी, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी में ये कॉन्सेप्ट पढ़ रखा है ना। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी को भी मैंने एक्चुअली पढ़ाया हुआ है, उसका लिंक मैं अटैच नहीं कर रही हूँ बिकॉज ऐसे बहुत कुछ अटैच होता जाएगा लिंक्स वगैरह, तो बट आप उसको प्लेलिस्ट में जाके चेक कर सकते हो, या मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी लॉरिका मैम लिखोगे तो आपको वो वीडियो मिल जाएगी, राइट, एंड एमओटी के नाम से। तो वहां पे भी आपने पढ़ रखा है, अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो पैरामैग्नेटिक है, अगर पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, तो डायमैग्नेटिक है। पैरामैग्नेटिक मतलब अट्रैक्टेड बाय मैग्नेटिक फील्ड, एंड डायमैग्नेटिक मतलब रिपेल्ड बाय मैग्नेटिक फील्ड, है ना, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है तो मैग्नेटिक फील्ड का कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। तो ये कॉन्सेप्ट भी आपको आना चाहिए। मतलब बेसिकली वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में आपको हाइब्रिडाइजेशन कैसे कैलकुलेट करते हैं वो पता होना चाहिए, है ना। sp2 d2sp3 है या sp3d2 है, ठीक है। फिर उसका मैग्नेटिक बिहेवियर पैरामैग्नेटिक है या डायमैग्नेटिक है, मैग्नेटिक बिहेवियर ये पता होना चाहिए। इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स है, इनर आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स है, ये पता होना चाहिए, इनर आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, ठीक है, ये पता होना चाहिए। लो स्पिन है, हाई स्पिन है, ये पता होना चाहिए, लो स्पिन हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स। ये सारी चीजें आपकी ना एक ही वीडियो में आपको मिल जाएंगी, क्लियर हो जाएंगी, उसका लिंक मैं अटैच कर दे रही हूँ। ट्रिक है ये सिंपल सी कि हाइब्रिडाइजेशन आप कैसे निकालेंगे, मैग्नेटिक बिहेवियर, ये सब चीजें कैसे निकालेंगे, ठीक है, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के अकॉर्डिंग। तो ये लिंक मैं अटैच यहाँ पे अटैच कर दे रही हूँ, ये भी वीडियो देख लेना। इस पूरे लेक्चर में ना कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में आपको बहुत सारे लिंक्स अटैच मिलने वाले हैं, क्योंकि इससे रिलेटेड काफी सारी वीडियोस हम ऑलरेडी कर चुके हैं और हम दोबारा भी कर रहे हैं, है ना। दोबारा इन द सेंस कि उसमें और ज्यादा क्लैरिटी आपको मिलेगी, इसलिए वो वीडियो आपको जरूर देख लेनी चाहिए। यहाँ हम कैसे पढ़ रहे हैं और जो उस पूरे डिटेल में जो पढ़ रहे हैं उसका फर्क पड़ता है विद मेनी एग्जांपल्स, राइट। इसलिए मैं कह रही हूँ सारे जितने लिंक्स मैंने अटैच किए उनको अच्छे से पढ़ना। तो ये सारी चीजें आपको पता लगती हैं इस थ्योरी से। फिर आपका आता है ये स्ट्रॉन्ग लिगेंड और वीक लिगेंड का कॉन्सेप्ट। अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ स्ट्रॉन्ग लिगेंड इलेक्ट्रॉन्स गेट पेयर्ड अप, ठीक है। और हुंड्स रूल ऑफ, मतलब जैसे आपका सपोज करो कार्बोनिल है, साइनाइड है, इस तरह के लिगेंड्स आ रहे हैं तो इलेक्ट्रॉन्स की पेयरिंग हो जाएंगी। वैसे आपको पता है सिंगल सिंगल इलेक्ट्रॉन जाता है ना, लेकिन अगर कोई स्ट्रॉन्ग लिगेंड है तो वो इलेक्ट्रॉन्स की पेयरिंग करा देगा, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट आपको अगले वाले उसमें ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। क्रिस्टल फील्ड थ्योरी अगली थ्योरी आती है, उसमें अच्छे से समझ में आएगा। ये आपका एक तरह से आप ये कह सकते हो कि लिमिटेशन थी इस वाली थ्योरी की। फिर आप देख सकते हैं आपने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, कोऑर्डिनेशन नंबर 2 है, मतलब 2 का मतलब क्या है, 2 ही बॉन्ड बन रहा है ना, तो लीनियर हो सकता है शेप या ज्योमेट्री। 4 में आपका 2 तरीके से हो सकता है, sp3 या dsp2, 2 तरह की हाइब्रिडाइजेशन और 2 तरह की शेप हो सकती है। तो ये चीजें आपने हाइब्रिडाइजेशन में ऑलरेडी पढ़ रखी हैं। अगर 5 है तो sp3d, जिसको कि आप ट्रायगोनल बायपिरामिडल की तरह अरेंज कर सकते हो। 6 में ऑक्टाहेड्रल। तो जिसने हाइब्रिडाइजेशन चैप्टर पढ़ा है उसको समझ में आ गया होगा, या जिसने मेरी पहली वाली वीडियो देखी है उसको भी क्लियर हो गया होगा। फाइन, चलो अब उसके बाद बात आ गई, देखो यहाँ फिर से इनर ऑर्बिटल एंड लो स्पिन कॉम्प्लेक्सेस, आउटर ऑर्बिटल एंड हाई स्पिन कॉम्प्लेक्सेस। आपका अगर सपोज करो बॉन्डिंग हो रही है, ये 3d है, ये 4s है, ये 4p है, और इसके बाद आगे 4d आता है ना, ये 4d आएगा। तो आपको पता है अगर 3d सारा ही ऑक्यूपाइड होगा, इसमें इलेक्ट्रॉन्स नहीं जा सकते ना,
और आपको 6 बॉन्ड बनाने हैं तो जाहिर सी बात है 4D को इंक्लूड करना ही पड़ेगा। तब कैसी हाइब्रिडाइजेशन आ जाती है, sp3d2। लेकिन अगर 3D खाली है तो क्या हो जाएगी, d2sp3। इनर वाला ऑर्बिटल यूज हो रहा है तो इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, बाहर वाला यूज हो रहा है तो आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। ठीक है, यही मैं कह रही थी कि ये आपको उस वीडियो में मिल जाएगा जो मैंने आपका, जिसको मैंने लिंक आपको बताया हुआ है। फाइन, तो ये आप कर लेना। अच्छा, आई थिंक मैंने आपको वैलेंस बॉन्ड थ्योरी का बता दिया, राइट। एंड वैलेंस बॉन्ड, हाँ ठीक है, याद आ गया मुझे। एक्चुअली मैं वीडियो याद करी थी कौन कौन सी हैं, 4 टोटल 6 वीडियोस हैं जिनके लिंक्स अटैच हो रखे हैं। ठीक है, तो 6 वीडियोस आपको इस 6-7 वीडियोस के, जिनके भी सबके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएंगे, उनको जरूर पढ़ लेना, दे आर रियली वेरी इंपॉर्टेंट। और ये मैं फीडबैक के अकॉर्डिंग ही बता रही हूँ, बहुत से बच्चों ने पढ़ने के बाद मुझे बताया वो कि मैम उससे हमारा पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। ठीक, तो इस तरह से आपके कॉम्प्लेक्स पता लगते हैं। हाई स्पिन लो स्पिन का क्या मतलब है, ये आपको उस वीडियो में देखना पड़ेगा। ठीक है, हाई स्पिन लो स्पिन कॉम्प्लेक्स क्या होता है उसके लिए आप वीडियो देखो। चलो, लिमिटेशंस बीबीटी की, कि प्रॉपर्टीज आपकी जो लिगेंड्स की चेंज हो रही हैं मेटल आयंस की, उन उसके बारे में कुछ एक्सप्लेन नहीं करे किया है कि कैसे प्रॉपर्टीज चेंज हो रही हैं। कोई आपका कॉम्प्लेक्स ज्यादा लेबाइल है या इनर्ट है, इसके बारे में नहीं बताया। लेबाइल और इनर्ट वर्ड ना आपका स्टेबिलिटी से रिलेटेड है, कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड आपका कितना स्टेबल है उससे रिलेटेड है। तो ये आपकी एक लिमिटेशन हो गई। इनर आउटर ऑर्बिटल या हाई स्पिन लो स्पिन कॉम्प्लेक्स के बारे में ये वैलेंस बॉन्ड थ्योरी कुछ नहीं बताती। बता तो दिया, पेयरिंग कर दिया, लेकिन कब पेयरिंग होगी, वीक फील्ड स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स का क्या मतलब है वो नहीं बताया, एंड कलर के बारे में कुछ नहीं बताता। तो ये आपकी सारी हो गई इसकी लिमिटेशंस। अब आती है आपकी नेक्स्ट क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। मैं लिंक अटैच कर रही हूँ। क्रिस्टल फील्ड थ्योरी पूरी अच्छे से मैंने डिटेल में एक्सप्लेन कर रखी है कि थ्योरी क्या कहती है ना। आगे हम इसमें पढ़ेंगे स्प्लिटिंग। तो स्प्लिटिंग क्या चीज है, स्प्लिटिंग क्यों हो रही है, कब होगी कब नहीं होगी, वो सारा मैंने इस वीडियो में एक्सप्लेन कर रखा है। आप उस प्लीज लिंक को क्लिक करके अच्छे से वीडियो को पढ़ लो। ठीक है, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी में आप ये माना जाता है कि जो आपके लिगेंड्स हैं वो पॉइंट चार्जेस हैं। मतलब ये थ्योरी डिपेंड करती है, ये पूरे बॉन्ड को क्या मानती है, इलेक्ट्रोस्टैटिक या आयनिक बॉन्ड। ठीक है, सॉरी आयनिक बॉन्ड मानती है। फिर ये मानती है कि मेटल ऑर्बिटल्स और लिगेंड ऑर्बिटल्स में कोई इंटरेक्शन नहीं होती है। ठीक है ना, लिगेंड पॉइंट चार्जेस हैं इस वजह से। फिर आप इसके बाद अब इन जनरल आपके जो 5d ऑर्बिटल्स हैं इनकी एनर्जी सेम होती है ना, इन जनरल तो इनकी एनर्जी सेम ही होती है। तो उसके लिए हम क्या कहते हैं, डीजेनरेट ऑर्बिटल्स, मतलब उनकी एनर्जी सेम है। लेकिन अगर आसपास लिगेंड आ जाएंगे, यानी आसपास इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं, तो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा। तो उसके कारण आपका क्या होता है, ये जो डीजेनरेसी है वो ब्रेक हो जाती है ना, डीजेनरेसी डिस्ट्रॉय हो जाती है। जो ऑर्बिटल्स हैं 5 ऑर्बिटल्स, इनकी एनर्जी डिफरेंट हो जाती है। कैसे, ए ऐसे, ये देखो ये स्प्लिट अप हो गए हैं। ये 5 थे ना, यहाँ पे 5 की 5 लाइनें दिख रही हैं, यहाँ 2 लाइन ऊपर चली गई, 3 लाइन नीचे चली गई। ठीक है, तो ये स्प्लिटिंग हो जाती है अगर आपके जो लिगेंड्स हैं वो आसपास आ जाते हैं सेंट्रल मेटल एटम के। अब बात आती है कैसे स्प्लिट अप होंगे कैसे नहीं होंगे। ये आपका जो डायग्राम है ना, ये एनर्जी डायग्राम है। ठीक है, तो पहले तो मैं बेसिक आपको समझा दूं कि 5 ऑर्बिटल्स से 2 ऊपर चले गए हैं ईजी के फॉर्म में। यहाँ पे कौन कौन से हैं, ये dx² y² और दूसरा है dz²। जो 3 नीचे हैं वो है dxy, dyz, dxz। ठीक है, इन तीनों की एनर्जी क्या हुई है, एनर्जी इनकी डिक्रीज हो गई है ड्यू टू अट्रैक्शन। ठीक है, ड्यू टू अट्रैक्शन। यहां क्या हुआ है, एनर्जी इंक्रीज हो गई है ड्यू टू रिपल्शन। गॉट इट। तो ये ध्यान रखना है। अब कैसे पता चलेगा कि रिपल्शन अट्रैक्शन ज्यादा होगी, किसके बीच में हो रही है, मेटल के डी ऑर्बिटल्स और लिगेंड के ऑर्बिटल्स में। अब दोनों के ऑर्बिटल्स अगर बिल्कुल सेम एक्सिस पे सेम डायरेक्शन में आएंगे तो जाहिर सी बात है रिपल्शन होगी। लेकिन अगर थोड़ा दूर दूर होंगे तो उनमें अट्रैक्शन रहेगी। तो आपने 5 डी ऑर्बिटल्स पढ़ रखे ना, उनकी शेप्स। ठीक है, ये जो अभी मैंने वीडियो बताया ना आपको क्रिस्टल फील्ड थ्योरी वाली, उसमें मैंने डिटेल में एक्सप्लेन कर रखा है ये पांचों ऑर्बिटल्स में किसमें आपकी रिपल्शन ज्यादा हो रही है, किसमें अट्रैक्शन ज्यादा हो रही है और क्यों हो रही है। क्योंकि आपको पता है डी ऑर्बिटल्स की शेप एक की ऐसी है बिल्कुल अलोंग द एक्सिस, एक की इन बिटवीन, 3 की इन बिटवीन द एक्सिस है और एक की ऐसी है ना। तो ये अलग अलग शेप्स पे डिपेंड करता है। मेटल ऑर्बिटल्स की जो ये लिगेंड्स के शेप हैं और जो दूसरा लिगेंड का जो ऑर्बिटल है वो भी अप्रोच कर रहा होगा। तो जिनके लिगेंड्स दोनों के पास पास आ जाएंगे रिपल्शन, तो यानी जो आपकी एनर्जी जो डायग्राम था उसमें आपका क्या हो जाएगा, जो आप ये कह सकते हो ऑर्बिटल्स हैं वो स्प्लिट अप हो जाते हैं ना। इसी वजह से आपने ये 2 ईजी ऊपर दिखाया हुआ है, dx² y² dz² वाला, एंड इन तीनों को नीचे। ये डायग्राम किसके लिए है, ये ऑक्टाहेड्रल के लिए है। ऑक्टाहेड्रल में आपका
पोजीशन क्या है ऑर्बिटल्स की, मेटल ऑर्बिटल्स की, लिगेंड्स की, ये उसके कारण है। मेटल ऑर्बिटल्स की, लिगेंड्स की, अगर आप सपोज करो मेटल ऑर्बिटल्स की तो है ही, लिगेंड्स की पोजीशन ऐसे 6 है ना, तो ये 6 जो आपके बिल्कुल कॉन्साइड कर रहे हैं इसके हिसाब से, डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर डी जेड स्क्वायर के हिसाब से, इस वजह से इन दोनों की एनर्जी इंक्रीज हुई है। बाकी 3 इस दिशा में नहीं आ रहे, थोड़ा दूर हैं, उनके ऑर्बिटल्स और मेटल के ऑर्बिटल्स में थोड़ी दूरियां हैं, तो इस वजह से रिपल्शन नहीं, उनमें अट्रैक्शन डेवलप हो रही है, तो एनर्जी उनकी डिक्रीज हो गई है। मतलब ये आपके ऑर्बिटल्स डिस्टेबलाइज हो रहे हैं, ये आपके स्टेबलाइज हो रहे हैं। यही बोलते हैं ना एनर्जी में अगर चेंज आए तो स्टेबलाइज होना, डिस्टेबलाइज होना। अब जितने ये 2 ऑर्बिटल्स एनर्जी इंक्रीज करेंगे उतनी ही ये तीनों मिला के एनर्जी डिक्रीज करेंगे। तो ऑन एन एवरेज जो सेंटर वाली लाइन है उसे आप क्या कहते हो, एवरेज एनर्जी लेवल या बैरी सेंटर। इसी को हम बैरी सेंटर रूल भी कहते हैं कि ओवरऑल एनर्जी तो देखो जैसे सेम ही रहेगी ना, जितना घटा दूसरा उतना ही बढ़ जाएगा। ठीक है, ये क्लियर हो गया। इसको मैं फिर से कह रही हूँ, ये जो आपके ऑर्बिटल्स है ना, पॉइंट ऑफ उनकी डायरेक्शन, किस डायरेक्शन में ज्यादा इफेक्ट आ रहा है, किसका आपका स्प्लिटिंग कैसी हो गई, वो शेप्स के अकॉर्डिंग उस वीडियो में जरूर पढ़ लेना जो क्रिस्टल फील्ड थ्योरी वाली वीडियो है। ठीक है, जिसका लिंक मैंने आपको बता दिया कि अटैच कर दिया। तो अब यहाँ पे वैल्यू आ गई, यहाँ पे 2 तरह की वैल्यू दिख रही है आपको। ठीक है, इनको मैं रब कर दे रही हूँ। मैं जो 2 वैल्यू है इसके बारे में समझाती हूँ। कभी भी आपका अगर ईजी ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में, ये आपके ऑर्बिटल्स ही है ना जिनकी आप बात कर रहे हो, ईजी T2G ऑर्बिटल्स है ना, तो इनमें जब इलेक्ट्रॉन जाएगा तो उनकी एक इलेक्ट्रॉन की एनर्जी किससे इंक्रीज होगी, 0.6 डेल्टा नॉट या 6 DQ से। और इनमें अगर इलेक्ट्रॉन जाएगा तो -0.4 डेल्टा नॉट या 4 DQ, -4 DQ से घटेगा। ये मैं क्यों बता रही हूँ, क्योंकि आपको वैल्यू निकालनी आनी चाहिए आगे CFSE वाली, क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी, है ना। तो ये हो क्या रहा है बेसिकली, ये आपकी स्प्लिटिंग हो रही है ना, इसी को हम क्या कहते हैं, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग। ठीक है, 2 तरह के लिगेंड्स अभी आपने पढ़े थे ना, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स, वीक फील्ड लिगेंड्स। तो जो वीक फील्ड लिगेंड है वो क्या कराता है, स्मॉल क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग। जो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स है वो कैसी स्प्लिटिंग कराएगा, लार्ज स्प्लिटिंग। तो उसके हिसाब से आपकी क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी की वैल्यू भी चेंज होगी, है ना। अब हमें कैसे पता लगेगा कि लिगेंड्स आपके स्ट्रॉन्ग फील्ड है या वीक फील्ड लिगेंड्स है, कैसे लिगेंड्स है, वो आपका पता लगता है स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज पे। लिंक अटैच कर रही हूं मैं अगेन, स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के ऊपर पूरी एक वीडियो है जिसमें आपको, ये तो यहाँ पे शॉर्ट में दे रखा है ना, उसको मैंने डिटेल में वहां एक्सप्लेन कर रखा है पूरी वीडियो में कि स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज क्या है, कैसे याद करनी है, कैसे हमें पता लगता है स्ट्रॉन्ग फील्ड है, वीक फील्ड लिगेंड है। ठीक है, तो उसको आप प्लीज देख लेना, क्लैरिटी डेफिनेटली मिलेगी, उसकी मैं गारंटी देती हूँ। तो आपका जो स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज है उसमें जो आपको याद रखना है कि अलग अलग तरह के लिगेंड्स हैं। सी वाले लिगेंड्स पहले आते हैं, मतलब सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग हैं, फिर नाइट्रोजन वाले, फिर ऑक्सीजन वाले, फिर हेलाइड वाले। हेलाइड मतलब क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड। सी वाले मतलब कार्बोनिल, साइनाइड, है ना। नाइट्रोजन वाले मतलब एमोनिया, जैसे आपने पढ़ रखा है, ईन पढ़ रखा है, नाइट्रेट पढ़ रखा है, तो ये सब। ठीक है, ऑक्सीजन वाले हाइड्रोक्सो हो गया, एक्वा हो गया। तो इस तरह से आपकी स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज बताती है कि कौन सा लिगेंड वीक है, कौन सा स्ट्रॉन्ग है। उसके बेसिस पे स्प्लिटिंग होगी, है ना, उसके बेसिस पे पेयरिंग भी होगी, अगर आपको ध्यान हो। फिर बात आती है, ये देखो क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी, और यहाँ आप देख सकते हैं कितने इलेक्ट्रॉन्स गए, कितना क्या है ये चीज, है ना। इसके लिए मैं बेटा वीडियो ऊपर लिंक अटैच कर रही हूँ, उसमें उस वीडियो में ना आपको ये पता लगेगा कि हमें इलेक्ट्रॉन्स की फीलिंग T2G और EG में करनी कैसी है। ठीक है, ये लिंक एक्चुअली, ये वीडियो ना मैंने आई मीन टू से 2-3 दिन बाद निकलेगी। उसको हमने शूट कर लिया, बट 2-3 दिन बाद निकलेगी, तो जाहिर सी बात है अभी लिंक नहीं मिलेगा, बट 2-3 दिन बाद आपको उसका लिंक मिल जाएगा इस वीडियो के अंदर ही। ठीक है, या फिर मैंने आपको पहले भी कह रखा है, चैनल को सब्सक्राइब करके रखो एंड बेल आइकन जरूर प्रेस करना, क्योंकि जब आप बेल आइकन प्रेस करते हैं ना, ऑल नोटिफिकेशंस पे क्लिक करते हैं, सारी वीडियोस आप तक पहुंचती हैं। तो बेटा जो आपको अपकमिंग वीडियो है वो इस टॉपिक से रिलेटेड है, उसमें मैं आपको क्लियर कट बताऊंगी कि ये इलेक्ट्रॉन्स जो फिल हो रहे हैं ये कैसे फिल होते हैं, हमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखनी कैसे है, हमें कैसे पता लगेगा कि ये कैलकुलेट कैसे होगा, है ना। तो ये उसमें मैंने पूरा अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है, उसको भी आप जरूर देखना। अब बात आती है कि क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी, ये CFSE क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी, ये एग्जाम में कैलकुलेट करने को आपको आएगा ही आएगा, है ना। अब आएगा तो कैसे करना है भाई, जो भी एलिमेंट आपको दिया होगा Fe+2 Fe+3 जो भी है, उसके अकॉर्डिंग आपको पता लग जाएगा ना, D2 है, D3 है, D4 है, क्या है ये पता लग जाए, सॉरी ये पता लग जाएगा। उसके अलावा लिगेंड साथ में कैसा है, वीक फील्ड है या स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, वो आपको स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज से पता लग जाएगा। लग गया पता, उसके हिसाब से आपको पेयरिंग करवानी होगी। जैसे
D1 D2 D3 में तो कोई फर्क नहीं है, लेकिन D4 में 4 इलेक्ट्रॉन पहले इस 3 T2G में चले गए, चौथा EG में गया। कब? जब वीक लिगेंड था। अगर स्ट्रॉन्ग लिगेंड था तो पेयरिंग करा दी, ये वाला इलेक्ट्रॉन आपका फिर आगे नहीं गया, EG में नहीं गया, यहीं पे पेयर अप हो गया। क्यों? क्योंकि आपका लिगेंड स्ट्रॉन्ग था। तो इसीलिए स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज अगर आती होगी, वीक फील्ड और स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड का पता होगा तो आपको पता लगेगा कब पेयरिंग होगी, कब पेयरिंग नहीं होगी। ठीक है, ये चीज क्लियर हो गई। अब अगर ये पता लग जाएगा तो उसी से आप क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी निकालोगे, ये वाली वैल्यू। कैसे? यहाँ 3 इलेक्ट्रॉन किसमें है? D4 का मैं जैसे कैलकुलेट कर रही हूँ, 3 इलेक्ट्रॉन आपके इसमें किसमें है? T2G में। T2G के लिए वैल्यू कितनी थी? देखो जरा, ये T2G के लिए कितनी वैल्यू थी? -0.4। तो क्या करोगे? -0.4। ठीक है, प्लस में क्या है आपका? एक इलेक्ट्रॉन EG में गया है, तो 1 इंटू प्लस 0.6। इसको जब आप पूरा कैलकुलेट करेंगे तो आपकी वैल्यू आ जा रही है -0.6, ये वाली। ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या है? चारों इलेक्ट्रॉन T2G में गए हैं, तो यहाँ पे कैसे निकाल दोगे? यहाँ पे आप सीधे क्या कर दोगे? 4 इंटू -0.4, है ना? इसको मैं यहाँ से रब कर देती हूँ। क्या कर दोगे? 4 इंटू -0.4, कितना आ गया? -1.6। ठीक है, तो इस तरह से आपको क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी कैलकुलेट करनी आनी चाहिए। मेटल एटम देखोगे, उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट, D2 D3 D4 क्या है, लिगेंड कैसा है, पेयरिंग करानी है नहीं करानी, T2G में जाएगा, EG में जाएगा, एंड आपकी क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी कैलकुलेट हो गई। ठीक है, तो ये तो आपके इस तरह से सब में कैलकुलेट करने आपको आने चाहिए। आपको एग्जाम में किसी का भी आ सकता है, D6 7 8, जरूरी नहीं है सीधे लिखा होगा D6 D7 वीक फील्ड स्ट्रॉन्ग फील्ड। कई बार आपको मेटल एटम बता रखा होगा, है ना, आपको खुद से ढूंढना है कि D6 है D7 है क्या है, तो ये आपको खुद से करना आना चाहिए। ठीक है जी, उसके बाद एक चीज मुझे आपको और बतानी है। चलो पहले एक बार टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स पढ़ लेते हैं फिर। ये तो ऑक्टाहेड्रल में कॉम्प्लेक्स में था अब तक सारे में। टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स में बेटा आपको टेट्राहेड्रल पता है ना, पिरामिड जैसा होता है ना, तो उसका एक क्यूब के अंदर अगर टेट्राहेड्रल अरेंजमेंट है, आई होप ये चीज आप पढ़ चुके हो। प्लस 2 वाले बच्चे तो सॉलिड स्टेट में ऑलरेडी ये चीज कवर अप कर चुके हैं, राइट। तो यहाँ पे जो सिंपल सी चीज ध्यान रखनी है वो ये डायग्राम ध्यान रखना है, बिल्कुल पहले जैसा ही दिख रहा है ना, बस फर्क क्या है? E नीचे आ गया, T2 ऊपर चला गया। क्यों? क्योंकि यहाँ पे लिगेंड की जो डायरेक्शन थी और जो मेटल ऑर्बिटल्स की डायरेक्शन थी, मेटल के डी ऑर्बिटल्स की डायरेक्शन वहां चेंज हो गई। वहां ऑक्टाहेड्रल में कुछ और था, टेट्राहेड्रल में कुछ और है, तो कहीं ना कहीं रिपल्शन अट्रैक्शन का फर्क पड़ेगा ना। रिपल्शन अट्रैक्शन का जब फर्क पड़ा, डायरेक्शन का फर्क पड़ा, तो कुछ ऑर्बिटल्स की एनर्जी जिनकी पहले इंक्रीज हो रही थी यहाँ डिक्रीज हो गई है। तो यही चीज हुई है यहाँ पे। EG, यहाँ पे अब एक चीज और, G नहीं लिखा है। G का मतलब होता है जिरेड। जिरेड वर्ड यूज होता है जब सिमिट्री हो कहीं। ऑक्टाहेड्रल में आपको पता है ना सिमिट्री है, सिमिट्रिकल शेप मानी जाती है ऑक्टाहेड्रल। टेट्राहेड्रल सिमिट्रिकल शेप नहीं है, तो इसलिए यहाँ पे G कुछ नहीं लिखा हुआ है, E लिखा है, T2 लिखा है। ठीक है, E लिखा है, T2 लिखा है। तो लेकिन ऑर्बिटल्स वही हैं, ये दो जो लाइनें हैं वो dx² y² और dz² के लिए है, यहाँ पे भी वही 3 है। ठीक है, अब बात आती है वैल्यू की। वैल्यू E के साथ हमेशा 6 वाली ही थी, लेकिन नीचे मतलब डिक्रीज हो रहा है तो यहाँ माइनस साइन आ गया, ऊपर मतलब इंक्रीज हो रहा है तो प्लस साइन आ गया। तो T2 के साथ 4 वाली वैल्यू, 0.4 वाली वैल्यू ही आती है, E के साथ 6 वाली या 0.6 वाली वैल्यू ही आती है। माइनस प्लस का मतलब आपका एनर्जी का फर्क है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। एग्जाम में आपको कौन सा कॉम्प्लेक्स है वो बताया होगा, उसके हिसाब से आपको इलेक्ट्रॉन की फिलिंग, जैसे टेबल आपने ऑक्टाहेड्रल का किया ना, ऑक्टाहेड्रल वाला, ऐसा ही टेबल आपका टेट्राहेड्रल का भी होता है। ठीक है, वहां पे उल्टा हो जाएगा, E में पहले फिलिंग होगी, बाद में T2 में फिलिंग होगी, वहां पे भी आपको क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी कैलकुलेट करने को आ सकता है। ठीक, ये हो गया। अब उसके बाद रीजंस हैं कि आपके मैग्नीट्यूड क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग की या वैल्यू कंपैरेटिवली टेट्राहेड्रल में कम क्यों होती है। एक्चुअली टेट्राहेड्रल की जो वैल्यू आती है ना, ये आप देखो अगले में यहाँ लिख रखा है ना, ये 4/9। ठीक है, सो टेट्राहेड्रल की वैल्यू है 4/9 ऑफ डेल्टा O। ये O और T का क्या मतलब है? टेट्राहेड्रल, ऑक्टाहेड्रल। ठीक है, सो टेट्राहेड्रल में स्प्लिटिंग कम होती है। क्या रीजन है? बिकॉज टेट्राहेड्रल में आपके 4 ही लिगेंड्स हैं, उसमें 6 होते हैं। एक तो ये रीजन है, दूसरा डायरेक्शन का, डायरेक्शन ऑफ ऑर्बिटल्स यहाँ पे कोइंसाइड नहीं कर रहा है विद द डायरेक्शन ऑफ लिगेंड्स। मैंने कहा था ना, जो मेटल ऑर्बिटल्स के डायरेक्शन, लिगेंड्स की डायरेक्शन है, मतलब मेटल ऑर्बिटल्स, मेटल डी ऑर्बिटल्स की जो डायरेक्शन है और लिगेंड्स की डायरेक्शन है वो पास पास नहीं आ रही। जब कोइंसाइड नहीं कर रही तो क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग भी कम होगी। क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग हो क्यों रही थी? वो लिगेंड्स की डायरेक्शन जब आसपास है, उनमें आपस में टकराव हो रहा है, रिपल्शन हो रहा है, तभी स्प्लिटिंग हो रही थी ना। लेकिन
अगर लिगेंड्स और इन सब में आसपास में टकराव नहीं होगा, कोइंसाइड नहीं करेंगे वो, तो स्प्लिटिंग भी कम होगी। तो ये दो रीजंस हैं कि क्यों टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में स्प्लिटिंग कम होती है। ठीक है, उसके अलावा अगर मैं आपसे कहूं कि क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग की वैल्यू कैसे चेंज होती है, तो आपको एक टॉपिक पढ़ लो, मतलब फैक्टर्स अफेक्टिंग, इन जनरल आपको पता होना चाहिए इसलिए बता रही हूँ, फैक्टर्स अफेक्टिंग मैग्नीट्यूड ऑफ क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग। ठीक है, कि कौन कौन से फैक्टर हैं जिससे हमें पता लगता है कि स्प्लिटिंग में चेंज आ रहा है। एक तो आपने देख लिया ना ज्योमेट्री में, ठीक है, ज्योमेट्री हो गई। दूसरा आपका जो इसमें चेंज आता है वो पता लगता है ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ मेटल आयन से। ठीक है, ऑक्सीडेशन स्टेट मेटल आयन की क्या है उससे पता लगता है। सपोज करो आपकी जितनी ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट होगी उतनी ज्यादा क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग, मतलब Fe+2 और Fe+3 में अगर मैं कंपेयर करूं, दो आपके कॉम्प्लेक्स हैं, एक Fe+2 में है, एक Fe+3 में है, तो आपका जो हायर ऑक्सीडेशन स्टेट वाला था उसमें आपकी क्या कहते हैं क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग ज्यादा होगी, लार्जर वैल्यू होगी। ठीक है, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ मेटल आयन, ये पूरा लिख लो, ऑफ मेटल, ज्योमेट्री से हो गया, ऑक्सीडेशन स्टेट से हो गया, नंबर ऑफ लिगेंड से हो गया, है ना, नंबर ऑफ लिगेंड से हो गया, और यस टाइप ऑफ डी ऑर्बिटल, टाइप ऑफ डी ऑर्बिटल। इसका क्या मतलब है, मतलब टाइप ऑफ डी ऑर्बिटल का मतलब 3D है, 4D है या 5D है। ये मैंने डी ऑर्बिटल लिखा है, अगर मेरी फोटो के पीछे छुप रहा है तो समझ जाना, नंबर ऑफ लिगेंड्स देन टाइप ऑफ डी ऑर्बिटल्स। 3D से 4D में जब जाओगे, फिर जब 5D में जाओगे तो बढ़ता जाएगा, तो स्प्लिटिंग आपकी 3D से 4D से 5D में जाते जाते बढ़ती जाएगी। ये 4 पॉइंट्स है बेसिकली जिससे हमें पता लगता है कि क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग कब ज्यादा हो रही है, कब कम, मैग्नीट्यूड मतलब उसकी वैल्यू। ठीक है, क्लियर हो गया। उसके बाद हमें नेक्स्ट करना है आइसोमेरिज्म। इट इज अनदर वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, कि इस पे क्वेश्चन आएगा ही आएगा। आइसोमेरिज्म का मतलब सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला डिफरेंट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, ये तो बेसिक आपको पता ही है। आइसोमेरिज्म का दो टाइप्स है यहाँ पे, स्ट्रक्चर में फर्क है तो स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, स्पेस में कैसा अरेंजमेंट है वो स्टीरियो आइसोमेरिज्म। तो ऑप्टिकल वाला कौन सा होता है, डीएल वाला, डीएल वाला मतलब एनैंशियोमेरिज्म, मिरर इमेज वाला। ज्योमेट्रिकल वाला मतलब सिस ट्रांस वाला। ठीक है, और ये बाकी आपके 6 टाइप के आप ये कह सकते हो वो हैं, 6 टाइप के आइसोमर्स टाइप्स हैं स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म के। ठीक है, इनमें 6 में भी 5 ज्यादा इंपॉर्टेंट है, लिगेंड वाला उतना नहीं है। शुरुआत करते हैं स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म में। ये आपको अगर फॉर्मूला दे रखा है, इसको आप दो तरह से लिख सकते हो, एक ऐसे एक ऐसे। इसको जब आयन में मतलब पानी में डालोगे तो सल्फेट आयन निकलेगा अलग से, इसको डालोगे तो ब्रोमाइड आयन। पूरा देख के फॉर्मूला सेम ही लग रहा था, राइट, लेकिन एक्वस सॉल्यूशन जब आप बनाएंगे तो एक में ब्रोमाइड आयन आएगा, एक में सल्फेट आयन। इस तरह का आइसोमेरिज्म कैसा कहलाता है, आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म। ठीक है, तो ये एग्जाम में आपको पहचानने को आ सकता है, या डायरेक्ट क्वेश्चन टाइप्स में एग्जाम्पल में आ जाए, उसके लिए भी आपको आना चाहिए। दूसरा टाइप है हाइड्रेट आइसोमेरिज्म। हाइड्रेट वर्ड का मतलब वाटर का से रिलेटेड, हाइड्रो वाटर, आपका कितने वाटर एज अ नंबर ऑफ लिगेंड्स यूज हो रहे हैं या बाहर एज हाइड्रेट्स यूज हो रहे हैं। नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स मतलब स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर कितने हैं बाहर कितने हैं, वो आपका डिसाइड करेगा कि हाइड्रेट आइसोमेरिज्म है। जैसे ये देखो, यहाँ 6 के 6 लिगेंड्स अंदर थे, यहाँ 5 अंदर रखे, 1 बाहर आ गया, फिर 4 अंदर रखे, 2 बाहर आ गया। उन 6 वाटर को अलग अलग तरह से अरेंज कराया है, तो ये आपस में कैसे आइसोमेरिज्म है, हाइड्रेट आइसोमेरिज्म। ठीक है, फिर है कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म, कि इनमें आपस में कोऑर्डिनेट बॉन्ड किसका किसके साथ बन रहा है। प्लेटिनम के साथ एमोनिया जुड़ा था, कॉपर के साथ क्लोराइड जुड़ा था, लेकिन बिल्कुल इसका हुबहू उल्टा हो गया। एक्चुअली नंबर ऑफ लिगेंड्स इसमें हमेशा सेम ही होते हैं। ठीक है, प्लेटिनम के साथ यहाँ पे क्लोराइड हो गया, कॉपर के साथ एमोनिया, तो ऐसा लगेगा कि लिगेंड्स इंटरचेंज हो गए हैं, है ना, कैटायनिक एनायनिक आयंस में लिगेंड्स इंटरचेंज हो गए हैं ऐसा लगेगा। इसमें नंबर ऑफ लिगेंड्स सेम रहते हैं, जितना क्लोराइड है उतना ही एमोनिया है। तो इस तरह का आइसोमेरिज्म कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म। आपको बेसिकली सिर्फ पहचानना आना चाहिए। लिंकेज आइसोमेरिज्म में आपको याद है ना, एम्बीडेंटेड लिगेंड्स, नाइट्रेटो एन नाइट्रेटो ओ, वो वाले आपके लिंकेज आइसोमेरिज्म है, कि मतलब आपका लिगेंड तो NO2 ही था, एक बार नाइट्रोजन से जुड़ रहा है, एक बार ऑक्सीजन से जुड़ रहा है, तो वो दोनों एग्जांपल्स आपके क्या कहला देंगे, लिंकेज आइसोमर्स या लिंकेज आइसोमेरिज्म का टाइप। फिर लिगेंड आइसोमेरिज्म रहने दो, ये नहीं करना। कोऑर्डिनेशन पोजीशन आइसोमेरिज्म, ये आपका पॉलीन्यूक्लियर कॉम्प्लेक्सेस में पाया जाता है सिर्फ, मतलब जहां आपके मेटल एटम्स 2 हों। अब इधर भी कुछ लिगेंड्स हैं, इधर भी कुछ लिगेंड्स हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो 4 एमोनिया है, इधर 2 एमोनिया 2 क्लोरीन। तो हम ऐसा भी तो कर सकते हैं ना, अमोनिया क्लोरीन को दोनों साइड बराबर बराबर बांट दें,
मैंने देखो यहाँ क्या किया, पूरे 6 कितने आपके अमोनिया थे, 1 2 और यहाँ पे 4 6 थे ना, 3 इधर बांट दिए, 3 इधर बांट दिए, 2 क्लोरीन थे, 1 क्लोरीन इधर बांट दिया, 1 क्लोरीन इधर बांट दिया। तो बेसिकली आपकी पोजीशन चेंज हो रही है कि सेंट्रल मेटल एटम से कौन सा लिगेंड किस तरह से किस पोजीशन से कोऑर्डिनेट कर रहा है। तो कोऑर्डिनेशन, पोजीशन, आइसोमेरिज्म, ठीक है, ये सिर्फ आपका पॉलीन्यूक्लियर कॉम्प्लेक्सेस में पाया जाता है। ये था आपका स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। अब है स्टीरियो आइसोमेरिज्म, जिसमें आपको सबसे पहले ज्योमेट्रिकल यानी सिस ट्रांस पहचानना आना चाहिए। सिस ट्रांस के लिए मैं आपको एक बेसिक कॉन्सेप्ट बता दूं। स्क्वायर प्लेनर है ना, ये स्क्वायर प्लेनर में सेंट्रल में आपका मेटल है, ये पोजीशन में 1 बोल देती हूँ, 2 3 4। यहाँ पे आपको सबसे पहले ये पहचानना आना चाहिए सिस ट्रांस की पोजीशन कौन कौन सी है। ट्रांस मुझे लगता है बड़े आसानी से पहचान सकते हो, 1 और 3 ट्रांस में है, 2 और 4 ट्रांस में है ना। अब सिस 1 और 2 भी सिस में है, 2 और 3 भी सिस में है, 3 और 4 सिस में है, 1 और 4 सिस में है। ये मैं पोजीशन क्यों बता रही हूँ, क्योंकि इन पोजीशंस पे कौन सा लिगेंड है वो देख के ही आप पहचानोगे कि सिस आइसोमर है या ट्रांस आइसोमर, ठीक है। ऑक्टाहेड्रल में भी ऐसे ही होगा। ऑक्टाहेड्रल में क्या होगा लेकिन, 1 2 3 4, ठीक है, और ये 5 एंड 6। ऑक्टाहेड्रल में मैं आपको एक चीज सजेस्ट करूंगी कि सिर्फ ट्रांस याद रखो, क्योंकि सिस बहुत सारे हैं। ट्रांस क्या कौन कौन से होंगे, जाहिर सी बात है 1 3 2 4 और एक नया कौन सा आ गया 5 6, है ना। बाकी जितने हैं वो सब सिस हैं, मतलब जितने का मतलब एक तो इस तरह के हो जाएंगे और ये 1 का 5 के साथ, है ना। मतलब जो आपका सपोज करो एक ही आपका प्लेन है ना, ऊपर भी आपका लिगेंड है, नीचे भी लिगेंड है। ये जो ऊपर वाला लिगेंड है इन चारों पोजीशंस के साथ सिस में है, नीचे वाला जो लिगेंड है इन चारों पोजीशन के साथ सिस में है। मतलब ये 5 1 2 3 4 इन सबके साथ सिस में है, ये 6 1 2 3 4 इन सबके साथ सिस में है। तो सिस के 4 ऊपर से, 4 नीचे से और 4 ये, टोटल 12 आपके पेयर्स बन जाते हैं सिस के इसमें, ठीक है। ट्रांस के 3 ही है, इसलिए ट्रांस देखना आसान है। अगर ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया ना कि कौन ट्रांस है कौन किसका सिस है, तो ये आगे के एग्जांपल्स बड़े आसानी से निकाल सकते हो। पहले हम करते हैं स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस में, जहां पे 4 ही हैं। यहाँ देखो A2B2, मतलब एक लिगेंड आपका, ए का मतलब क्या है कि कोई एक लिगेंड है, सपोज करो एमोनिया, 2 एमोनिया है, B2 का मतलब कि 2 क्लोरीन है। इसको आपने अरेंज कर रखा है स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स में। तो एमोनिया दोनों एक दूसरे के अपोजिट भी हो सकता है, साथ साथ भी हो सकता है। तो यहाँ आपने देखा ए आपका दोनों साथ साथ है, बी साथ साथ है, तो क्या हो गया सिस। ए और बी अपोजिशन में, अगर मतलब आपको सिर्फ ए देखना है, मतलब लेट मी टेल यू वन थिंग। जैसे यहाँ आप देख सकते हो ना, एमोनिया दोनों एक दूसरे के अपोजिट है, तो यानी वो ट्रांस हो गया। अमोनिया दोनों के साथ साथ में है, यानी ए साथ साथ में है या बी साथ साथ में है, तो सिस हो गया। फाइन, सिस और ट्रांस पहचानना आना चाहिए। जैसे एग्जांपल में देखो, क्लोरीन एमोनिया अपोजिट में है ना यहाँ पे, और हमने क्लोरीन एमोनिया नहीं देखना, हमने एक टाइप का लिगेंड देखना है। तो दोनों क्लोरीन साथ में है, दोनों क्लोरीन अपोजिट में है, पता लग गया कौन सा सिस कौन सा ट्रांस। अगला टाइप का मतलब क्या है, यहाँ 3 तरह के लिगेंड्स हैं। एक तरह का लिगेंड, जैसे सपोज करो 2 एमोनिया है, एक क्लोरीन हो गया, एक ब्रोमीन हो गया, 3 तरह के लिगेंड्स हो गए। तो क्या किया हमने, ये जो एक लिगेंड था ना, जो 2 टाइप्स का था, मतलब 2 एमोनिया वाला, इसको सिर्फ देखना है कि ये साथ साथ वाली पोजीशन पे है या अपोजिट में है। इसको देखते ही पहचान में आ जाएगा कि आपका सिस कौन सा है, ट्रांस कौन सा। जैसे ये, अब एमोनिया पेरिडीन को देख के तो पता लगेगा नहीं, लेकिन 2 क्लोरीन को देख के बता सकते हैं ना कि 2 क्लोरीन साथ साथ है तो सिस, अपोजिट में है तो ट्रांस, ठीक है। आपको ना एग्जाम में कोई ऐसा कंपाउंड दिया हो सकता है, ड्रॉ इट्स ज्योमेट्रिकल आइसोमर, ये कहा जा सकता है, तो आपको ड्रॉ करना भी आना है और पहचानना भी आना चाहिए कि सिस कौन सा है, ट्रांस कौन सा है। फाइन, ओके। फिर आगे उसका, अगर आपके चारों लिगेंड्स डिफरेंट हैं, चारों लिगेंड्स जब डिफरेंट होंगे तो आपको एक को फिक्स करना पड़ेगा। आपने ए को फिक्स कर दिया, अब एक बार उसके अपोजिट में बी रखा, एक बार उसके अपोजिट में सी रखा, एक बार उसके अपोजिट में डी रखा, तो यहाँ पे 3 तरह के आइसोमर्स निकल के आते हैं। मैं आपको एक चीज और बता दूं, मैं ऊपर एक लिंक अटैच कर रही हूँ, वो शॉर्ट ट्रिक है नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स कैलकुलेट करने की। मतलब आप बहुत सिंपल तरीके से ये बता सकते हो कि कितने ज्योमेट्रिकल आइसोमर हैं। आपसे एग्जाम में पूछा जाता है, कोई कंपाउंड दिया जाएगा और पूछा जाएगा इसमें बताओ कितने नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स आप बना सकते हो और उनका स्ट्रक्चर ड्रॉ करो। तो उसके लिए शॉर्ट ट्रिक है ये वीडियो। अगेन मैं लिंक अभी तो मतलब आपको नहीं मिलेगा, बस 2-3 दिन बाद मिल जाएगा, क्योंकि ये वीडियो भी निकलने वाली है। मैंने आपसे कहा ना
4 वीडियोस के लिंक ऑलरेडी अटैच्ड हैं, 2 वीडियोस आपकी 3 दिन बाद निकलेंगी तो आपको उसके कार्ड्स पे मिल जाएंगे, उसके लिंक्स अटैच्ड मिल जाएंगे। फाइन। सो ये 6 की 6 वीडियोस जरूर देखना क्योंकि वो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड से रिलेटेड है, आपके कॉन्सेप्ट ज्यादा क्लियर हो जाएंगे। तो वहां पे आपको डायरेक्टली ट्रिक पता लग जाएगी कि कितने नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स हैं, कितने मतलब किस तरह के हैं। ठीक, ये आपका इसी चीज का एग्जाम्पल जहां भी आ रहा है आप पॉज करके देख सकते हो। ठीक है, मैं इसलिए जल्दी करवा रही हूँ कि मैं रिवाइज करवा रही हूँ और कॉन्सेप्ट समझा रही हूँ। फिर है आपका कोई ऐसा टाइप जहां पे आपका लिगेंड कैसा आया, ये बाइडेंटेट लिगेंड आ गया। बाइडेंटेट लिगेंड का मतलब 2 एटम्स थे ना जहां पे आपका जो इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर रहे हैं। फिर ट्वाइस का मतलब इस तरह के 2 लिगेंड है, जैसे यहाँ पे ये देखो ये वाला PTGL ट्वाइस वाला लिखा हुआ है। तो यहाँ पे दोनों के कार्बोनिल इस तरह से नीचे नीचे आ रहे हैं, यहाँ पे अपोजिट में आ रहे हैं। तो इसमें इस तरह से पहचाना जाता है। ये आपका लिगेंड पता क्या था, ग्लाइसिन था, ग्लाइसिन से ग्लाइसिनेटो, CH2 उसके साथ NH2 लगा होता है एंड CH2 के आगे COO नेगेटिव। तो ये भी डोनेट करता है, ये भी डोनेट करता है, ये वही चीज है। तो हमने COO नेगेटिव एक बार दोनों साइड नीचे रखा, एक बार अपोजिट डायरेक्शन में रखा। दोनों साइड नीचे तो सिस, अपोजिट डायरेक्शन में तो ट्रांस। ये आपको बनाने की प्रैक्टिस जरूर करनी आनी चाहिए। ये अभी तक ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स आपने टेट्राहेड्रल स्क्वायर प्लेनर में किए, अब हम करेंगे ऑक्टाहेड्रल में। ऑक्टाहेड्रल में वैसे ही सिंपल है, जैसे मैंने आपको पोजीशन बता दी थी ना ट्रांस वाली, बस उससे पहचान लो। यहाँ दोनों आपका बी अपोजिट में है तो ट्रांस। यहाँ आप देख सकते हो, इसको नहीं देखना अब आपने, ए देखो यहाँ साथ में था, ये ए इस तरह से दिख रहा है, नहीं, जो कम वाला नंबर है ना उसको ही देखना। फायदा तभी है जो कम वाला नंबर है उसको देखना। A4 B2 है, अगर आपका A2 B4 होता तो A को देखते, तो B आपके दोनों अपोजिट में ट्रांस, B दोनों साथ में सिस। ठीक है, ये उसी का एग्जांपल है सेम जो मैंने अभी आपको टाइप करवाई। इनमें अलग अलग टाइप्स होती है ना। फिर A3 B3 दो तरह के लिगेंड है, मतलब 3 अमोनिया है सपोज करो, 3 क्लोरीन है। अब इसमें कैसे पता लगेगा, इसमें एक नया तरह का आइसोमेरिज्म आता है, फेशियल आइसोमेरिज्म यानी कि फैक, और मेरिडोनियल मतलब मर। तो इसको फैक और मर या FAC मर इस तरह से बोल देते हैं। ठीक है, फेशियल एंड मेरिडोनियल आइसोमेरिज्म। कैसे पता लगता है, मेरिडोनियल का मतलब इस तरह से समझो कि मेरिडियन या डायगोनल से रिलेटेड। तो ये जब आपके लिगेंड्स डायगोनल के साथ एक ट्राइंगल बनाए तो मेरिडोनियल आइसोमर। फेशियल का मतलब एक फेस, किसका फेस, पिरामिड का फेस। ये साइड आप देख सकते हो ना, सपोज करो अगर मैं एक पिरामिड या प्रिज्म सपोज करो मैं मान लू, प्रिज्म का एक फेस जैसा बन रहा है ना, ऐसा आइसोमर फेशियल आइसोमर कहलाएगा। फाइन, ये उसी का एग्जांपल है कि 3 पिरिडिन यहाँ थे फेशियल आइसोमर, और ये आपके जो सपोज करो ये आपका ये रहा, देखो 3 क्लोरीन को देख के इन्होंने बनाया हुआ है, इसमें एक्चुअली पिरिडिन को लेके नहीं बनाया हुआ, तो सिस और ट्रांस बनेगा सेम वैसे ही। अब यहाँ पे जब सारे लिगेंड्स डिफरेंट होंगे तो 15 आइसोमर बनेंगे। कैसे बनेंगे, वो शॉर्ट ट्रिक के लिए आपको वही वीडियो देखनी पड़ेगी जिसके बारे में मैंने अभी जिक्र किया था थोड़ी देर पहले। ठीक है जी। फिर आपका ये एक और टाइप आ गया, एक आपका बाइडेंटेट, मतलब एक 2 तरह के लिगेंड्स है, बाइडेंटेट लिगेंड और यूनिडेंटेट। अब इसमें कैसे पहचानोगे, कभी भी अगर बाइडेंटेट आ जाए, दोनों ये बाइडेंटेट वाला लिगेंड जब अपोजिट में है तब ट्रांस है, और कैसा मर्जी अगर दिखा रखा होगा तो सिस है। जैसे ये ऊपर और ये लग तो रहा है अपोजिट ना, बट दीज आर नॉट अपोजिट। आपको इस डायरेक्शन में देखना है, ये वाला अगर इस तरह से अपोजिट बना रखा है तो ट्रांस है, अदरवाइज सिस है। ठीक है, देखना किसको है, बाइडेंटेट लिगेंड को देखना है और किसी को नहीं देखना। फाइन, ये इसका एग्जाम्पल इन को लेके या क्लोराइड को लेके। क्लोरीन में भी वैसे देख सकते हो ये ट्रांस है और यहाँ पे ये सिस है। क्लियर, चलो सिस ट्रांस हो गया। फिर एक और टाइप आई कि जहां पे आपका बाइडेंटेट लिगेंड 2 हैं और रिमेनिंग जो 2 लिगेंड्स हैं वो बिल्कुल इंटायरली डिफरेंट है। अब यहाँ पे जो रिमेनिंग 2 लिगेंड्स हैं उनको देख के तो कर नहीं पाओगे, ये क्लोरीन अमोनिया है ना, इनको देख के कैसे पहचानोगे, तो यहाँ पे फिर वही कॉन्सेप्ट लगेगा, बाइडेंटेट लिगेंड अपोजिट में है या फिर कहीं और है, वहीं से आपको पता लगेगा सिस कौन सा ट्रांस कौन सा। ऑप्टिकल आइसोमर्स, अभी तक था ज्योमेट्रिकल आइसोमर मतलब कि सिस ट्रांस वाला, अब है ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म जो कि आपका क्या कहलाता है, DL आइसोमेरिज्म, या आपने पढ़ रखा होगा एनैंशियोमेरिज्म, जो कि क्या होते हैं, मिरर इमेजेस। जैसे आपका मैं बता दूं ये हाथ है, सपोज करो हाथ एक दूसरे की मिरर इमेजेस हैं, इनको आप सुपर इम्पोज नहीं कर सकते है ना। सो दीज आर, जिसको आप कहते हो नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेजेस, वो आपके क्या कहलाते हैं, एनैंशियोमर्स। ठीक है, सो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म में आप यही पढ़ते हैं। तो यहाँ पे अगर आप देखो ऑप्टिकल आइसोमर्स आपको ड्रॉ करने थे इसके, प्लेटिनम के साथ ही आप देख सकते हो तरह तरह के लिगेंड, 6 तरह के लिगेंड अलग अलग ड्रॉ कर रखे हैं। ठीक है, तो आपको ड्रॉ कैसे करने हैं,
जाहिर सी बात है आपको डी और एल फॉर्म्स जो ड्रॉ करना है वो उसकी मिरर इमेज ड्रॉ करनी है, ठीक है। तो आपको टफ नहीं आएगा, आपको एग्जाम में ऑप्टिकल आइसोमर जब ड्रॉ करने को आएगा ना, जैसे इसका आ रखा है कोबाल्ट इन का, तो आपने सिंपल जैसे बॉन्ड जोड़ा वो तो जोड़ा ही, दूसरी फिगर जो बनाओगे वो इसकी हूबहू मिरर इमेज बना देना। ऑप्टिकल आइसोमर को बेटा कभी देख के नहीं पता लग पाता कि कौन सा डेक्स्ट्रो है कौन सा लीवो। डीएल का मतलब क्या होता है, डी फॉर डेक्स्ट्रो रोटेटरी, है ना, एंड एल फॉर लीवो रोटेटरी, यही नाम होता है ना, रोटेटरी। और डेक्स्ट्रो और लीवो में डेक्स्ट्रो का मतलब क्या है कि ऑप्टिकल प्लेन आपका राइट साइड रोटेट हो रहा है, एल फॉर लेफ्ट, ऑप्टिकल प्लेन आपका लेफ्ट साइड रोटेट हो रहा है। हम ऑप्टिकल प्लेन की बात की थी ना, राइट साइड रोटेट होता है या लेफ्ट साइड ऑप्टिकल रोटेशन होती है, उसी के बेसिस पे ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म है। ये आपने बेसिक कॉन्सेप्ट जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जब स्टीरियो केमिस्ट्री पढ़ी होगी थोड़ी सी क्लास 11th में, वहां पढ़ रखा होगा आई थिंक, ठीक है। और एक चीज मैं और आपसे कहना चाहती हूँ, आपको जो भी कहीं पे कोई डाउट्स आते हैं केमिस्ट्री रिलेटेड, किस तरह की आपको वीडियोस चाहिए, वो प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर बताया करो कि किस टॉपिक पे आपको वीडियोस चाहिए, किस टॉपिक पे लाइव सेशन चाहिए, सो दैट मैं उसके अकॉर्डिंग अरेंज कर सकूं, ठीक है। चलो, तो डेक्स्ट्रो रोटेटरी लीवर रोटेटरी आप कभी देख के नहीं बता सकते हो, वो आप जब ऑप्टिकल रोटेशन उसका मेजर करोगे, ऑप्टिकल एंगल या इस तरह से कि एंगल ऑफ रोटेशन क्या है, तो ही बता सकते हो। मतलब फिगर कॉपी में बनी देख के नहीं बता सकते, है ना, उसको आप एक्सपेरिमेंटली जब करोगे तभी बता सकते हो कौन सा डेक्स्ट्रो रोटेटरी है कौन सा लीवर रोटेटरी। लेकिन ड्रॉ करने के लिए आप बना सकते हो मिरर इमेजेस, आपको ड्रॉ करना ही आएगा एग्जाम में, ठीक है। ये देखो यहाँ पे भी सिर्फ क्या किया हुआ है, इसकी मिरर इमेज ड्रॉ की हुई है। आपको सिस ट्रांस पे नहीं ध्यान देना, आपको सिर्फ ये ध्यान, ये तो गलत यहाँ पे ड्रॉ कर रखा है, सिस ट्रांस नहीं, आपको मिरर इमेज ड्रॉ करनी है। ये एक्चुअली दो डायग्राम्स जो आपके ड्रॉ कर रखे हैं ना, उनमें हो सकता है सिस एंड ट्रांस। अब एक चीज और, सपोज करो कोई मॉलिक्यूल है, उसका सिस फॉर्म भी है उसका ट्रांस फॉर्म भी है, जरूरी नहीं है कि दोनों ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करेंगे। आपको पता है ना एनैंशियोमेरिज्म कौन शो करता है, जब नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेजेस हो, राइट। सो उसके अकॉर्डिंग जरूरी नहीं है कि सिस फॉर्म ट्रांसफॉर्म दोनों ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करे, होता यही है कि दोनों में से कोई एक फॉर्म ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करती है, एक सपोज करो नहीं करती है, कम, इस तरह से होता है, ठीक है। आपने कभी भी एग्जाम में कोई क्वेश्चन आएगा, कोई भी से आया, उसका आपने सीधे डायग्राम एक का शो किया, दूसरे को उसकी हूबहू मिरर इमेज बना दी, ठीक है। अब ये सिस फॉर्म यहाँ क्यों लिखा हुआ है, एन ओ, एन से ओ की तरफ जा रहा है, यहाँ भी एन से ओ की तरफ, यहाँ भी एन से ओ की तरफ। इसमें देखोगे ना एन से ओ की तरफ, एन से ओ की तरफ, यहाँ उल्टा हो गया ओ से एन की तरफ, ठीक है। तो ये सिस और ट्रांसफॉर्म ड्रॉ कर दी, एंड इसकी मिरर इमेज भी आपको ड्रॉ करनी आनी चाहिए, ऑप्टिकल आइसोमर्स वही होंगे, फाइन। तो ये अलग अलग तरह के एग्जांपल्स हैं, इनको आप ट्राई कर लेना, वीडियो को आप पॉज करके भी कर सकते हो, सेम कॉन्सेप्ट अप्लाई करना है सब जगह। फिर नेक्स्ट टॉपिक आपका आता है स्टेबिलिटी ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। स्टेबिलिटी का मतलब क्या है कि आपके कोऑर्डिनेशन कंपाउंड कितने स्टेबल हैं, जैसे आप इक्विलिब्रियम में करते हो ना, कि आप इस तरह से पूरा फॉर्मूला कैलकुलेट करते हो, के कैलकुलेट करते हो, है ना, कांस्टेंट कैलकुलेट करते हो, वही सेम चीज है यहाँ पे स्टेबिलिटी कांस्टेंट या डिसोसिएशन कांस्टेंट, जिसकी वैल्यू जितनी ज्यादा होगी उतना ज्यादा आपका कोऑर्डिनेशन कंपाउंड स्टेबल होगा, ठीक है। इससे रिलेटेड एक कॉन्सेप्ट होता है इनर्ट लेबाइल का, याद है जो पिछले वाले आपने वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में पढ़ा था कि स्टेबिलिटी नहीं बता पाया, तो ये वाली थ्योरी आपकी स्टेबिलिटी बताती है, इसलिए ये पिछली वाली थ्योरी को उससे बेटर है कह सकते हो आप, ठीक है। चलो, सो उसके बाद इंपॉर्टेंस एंड एप्लीकेशंस अगर मैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स की करूं, आपको पता है एनालिटिकल केमिस्ट्री यानी कि एनालिसिस करना, मतलब जैसे सपोज करो हम लैब में पहचानते हैं निकल मैग्नीशियम, अलग अलग तरह के आपके आयंस है ना, उनकी एस्टिमेशन कि कितना है क्या नहीं, उसको आप कहते हो क्वांटिटेटिव एनालिसिस, क्वालिटेटिव एनालिसिस, है ना, इस तरह के एनालिसिस, वहां पे इसका यूज होता है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का, ये मेंशन भी कर रखा है, क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव एनालिसिस। जैसे आप कहते हो ना सॉल्ट एनालिसिस, तो अलग अलग तरह के एनालिसिस हैं, तो वो सारे एनालिसिस की पीपीटीज बन रहे हैं, वो पीपीटीज किसके बन रहे हैं, कितने बन रहे हैं, वो आपका यहाँ से हेल्प से पता लगता है। फिर वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस मतलब टाइट्रेशन करना, ठीक है, वहां यूज होता है। मेटल एक्सट्रैक्शन एंड प्यूरिफिकेशन में कि आपके मेटल्स को एक्सट्रैक्ट किया जाए, प्यूरिफाई किया जाए, मेटल एक्सट्रैक्शन का चैप्टर आपने पढ़ रखा है ना, वहां पे शायद पढ़ रखा होगा निकल टेट्रा कार्बोनिल को, तो ये भी एक तरह का टाइप हो गया। ईडीटीए आपका हार्डनेस ऑफ वाटर में यूज होता है, ठीक है। सो ये सारे यूजेस ध्यान रखना। कैटलिस्ट के आपके अलग अलग तरह हैं, जिगलर नाटा कैटलिस्ट आपका पॉलिथीन में, मतलब ये टाइप्स थोड़े से याद रखो, थोड़े बहुत यूजेस याद रखो, ज्यादा आपको नहीं करने हैं। बायोलॉजिकल यूज आप क्लोरोफिल बता सकते हो, हीमोग्लोबिन के बारे में बता सकते हो, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड कहाँ इस्तेमाल हो रहा है ना। तो ये मेडिसिनल यूजेस में ईडीटीए कई जगह यूज होता है, या प्लेटिनम के कुछ कॉम्प्लेक्स हैं सिस्प्लेटिन, जैसे ये याद रखना, ये पूछ लिया जाता है काफी, सिस्प्लेटिन वाला, ये कैंसर के ट्रीटमेंट में इस्तेमाल होता है, ईडीटीए और सिस्प्लेटिन, ये दो चीज तो जरूर करना। तो ये सारे इसके यूजेस हो गए, ठीक है। अब कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स एंड कॉम्प्लेक्स आयंस के बारे में मैंने आपसे कहा था ना कि कुछ हमें टर्म्स एंड ऑल करनी है,
ठीक है ना, स्टार्टिंग में। तो ये बेसिक चीजें तो मैंने आपको बता दी थी, थोड़ा बहुत जो एक्स्ट्रा आएगा वो आप समझ लो, इसको जस्ट रीड आउट कर लेना, ये मैं आपको सारा ऑलरेडी स्टार्टिंग में ही पढ़ा चुकी हूँ। फाइन। कॉम्प्लेक्स आयन की हम बात कर रहे थे ना, कैटायनिक कॉम्प्लेक्स है, एनायनिक है, न्यूट्रल है, कैसा है, ये कैटायन एनायन दोनों वाला, तो ये सारे टाइप्स हम कर चुके हैं, राइट। तो ये वही चीज थोड़ा सा रिपीट हो रही है, बट कुछ एक्स्ट्रा है। एक्स्ट्रा क्या है आपका, सेंटर ऑफ अट्रैक्शन की आप जैसे बात कर रहे थे, मतलब सेंट्रल मेटल एटम कौन सा है, टर्मिनोलॉजीज की हम बात कर रहे हैं। लिगेंड्स आप देख सकते हो, लिगेंड्स आपके क्या कहलाते हैं, लुईस बेस। क्यों? क्योंकि आपने पढ़ रखा है ना लुईस एसिड एंड लुईस बेस, इसका कॉन्सेप्ट सबको पता है। मैं रिवाइज करवा दूं, लुईस एसिड आपने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बहुत बार कर रखा है। कौन सा एग्जांपल, AlCl3 FeCl3 है ना, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट मॉलिक्यूल्स जितने भी होंगे वो लुईस एसिड की तरह काम करते हैं, जिनके पास इलेक्ट्रॉन की शॉर्टेज है। तो यहाँ पे कौन लुईस एसिड की तरह है, मेटल है ना, क्योंकि मेटल के पास इलेक्ट्रॉन की शॉर्टेज है, उसको इलेक्ट्रॉन कौन दे रहा है, लिगेंड दे रहा है। इसलिए लुईस बेस कौन हो गए, लिगेंड्स हो गए, और लुईस एसिड्स कौन हो गए, मेटल एटम सेंट्रल वाले। ये पता होना चाहिए। अब ये देख सकते हो आप अलग अलग तरह के लिगेंड, वाटर, एमोनिया हो गया, क्लोराइड हो गया, ये एसीटेट आयन, साइनाइड, हाइड्रोक्सो, ये अलग अलग तरह के एग्जांपल्स हैं, टाइप्स ऑफ लिगेंड्स आ गया ना यहाँ पे, मोनोडेंटेट, यूनिडेंटेट। तो ये इतने सारे जो एग्जांपल्स हैं, इनको आप एक बार जब रीड आउट करोगे ना, आपको तो पता लगेगा। इसमें सिर्फ पढ़ने का है, सिर्फ याद करने का है, बहुत तो आपने पढ़ ही रखे होंगे, क्योंकि आप अब तक केमिस्ट्री पढ़ते आ रहे हो, तो इतने सारे आयंस ये सब पढ़ रखे होते हैं। नाइट्रो क्या होता है, हाइड्रोक्सो क्या होता है, साइनो क्या होता है, ये सब आपने पढ़ रखा है। सबके नाम के पीछे ओ लगाना है, जितने भी नेगेटिव लिगेंड्स है ना, नेगेटिव लिगेंड्स के नाम के पीछे ओ लगता है, ठीक है, ये ध्यान रखना। बाइडेंटेट लिगेंड्स को हमने पढ़ लिया। अब यहाँ टाइप देखो, ये था ना जो मैंने कराया था। एक और जो कॉमनली आता है, ऑक्सैलिक एसिड पढ़ रखा है। अब यहाँ दोनों का मैं अगर H हटा दूं तो क्या बन जाएगा, ऑक्सलेट आयन। ये दोनों इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर सकता है ना, क्या बन गया, OX ट्वाइस नेगेटिव, ठीक है। अब एक तरह की चीज आपकी और आती है, जो ये बाइडेंटेट लिगेंड्स हैं, जब भी ये बॉन्ड बना रहे हैं, आपने देखा होगा ये बॉन्ड जब बना रहे हैं क्या बन रहा है, क्लोज स्ट्रक्चर बन रहा है ना। तो कभी भी बाइडेंटेट लिगेंड्स जब बॉन्ड बनाते हैं, ठीक है, तो आपका क्या बनता है, 5 मेंबर्ड या 6 मेंबर्ड रिंग। 5 मेंबर्ड या 6 मेंबर्ड रिंग बनती है। इसे हम क्या कहते हैं, चिलेट कॉम्प्लेक्सेस आपके बन रहे हैं। इन लिगेंड्स को क्या कहते हैं, चिलेटिंग लिगेंड्स। लिगेंड्स का नाम चिलेटिंग लिगेंड्स, कॉम्प्लेक्स का नाम जो बन गया बाद में चिलेट कॉम्प्लेक्स, प्रॉपर्टी का नाम चिलेशन, ठीक है। चिलेट आपके जो लिगेंड्स हैं या चिलेट जो आपके कॉम्प्लेक्सेस हैं, ये ज्यादा स्टेबल होते हैं, मोर स्टेबल। तो ये जितने एग्जाम्पल है ना, सल्फेटो वाला हो गया, कार्बोनेटो वाला हो गया, ठीक है, ये अच्छे से कर लो। ये देखो आपको आगे, और ग्लाइसिन का आपने किया है ना, ये डबल बॉन्ड वाला आ गया। तो ये आपको एक बार थोड़ी जहन में होने चाहिए कि हाँ कैसा कैसा फॉर्मूला है, ताकि लिखना आपको आ सके। फिर ट्राइडेंटेट लिगेंड, ये मैंने बताया था ना, डाइईन। ट्राइडेंटेट मतलब जिसके 3 डोनर एटम्स हैं और एक बार में वो तीनों ही डोनेट कर रहे हैं सेंट्रल मेटल एटम को, ठीक। ये क्या हो गया, टेट्राडेंटेट, ठीक है, ये 4 आपके उसमें से डोनेशन आ रही है। ये फिर आपका 5 वाला हो गया। ऐसे ही आपका EDTA, तो आपको EDTA और बाइडेंटेट वाला, ट्राई टेट्रा वाला थोड़ा छोड़ दो, टाई टेट्रा पेंटा उतना नहीं पूछा जाएगा, बाई एंड उसके बाद ये हेक्सा वाला, ये अच्छे से कर लेना, इनके फिगर स्ट्रक्चर आनी चाहिए, ठीक। अब ये आ गए वही चिलेटिंग लिगेंड, जिसकी मैं आपको बात बता रही थी कि बाइडेंटेट या पॉलीडेंटेट लिगेंड, उनको हम कहते हैं चिलेटिंग लिगेंड, क्योंकि वो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड पे एक साइक्लिक क्लोज्ड रिंग बनाते हैं, ठीक है। तो इस तरह के लिगेंड्स को हम कहते हैं चिलेटिंग लिगेंड्स। कॉम्प्लेक्स जो बना उसको कहेंगे चिलेट कॉम्प्लेक्स या चिलेट्स, प्रॉपर्टी को कहेंगे चिलेशन, ठीक है। और कैसी रिंग बनती है, 5 या 6 मेंबर्ड रिंग, बाकी नहीं बनती है, बाकी कोई और नहीं बनेगी, क्योंकि आपके जो बड़े लिगेंड्स हैं, ठीक है, वो अनस्टेबल रिंग बनाते हैं, तो वो कॉम्प्लेक्स भी ज्यादा स्टेबल नहीं होता, क्योंकि वहां स्टेरिक हिंड्रेंस आ जाती है, राइट। तो इसीलिए यही 2 तरह की रिंग्स बनती है। एम्बीडेंटेड लिगेंड्स के एग्जांपल कर सकते हो आप, 2 मैंने आपको कराए थे, यहाँ पे 3 हैं। तो मैंने आपको सारी चीज प्रोवाइड करा दी, कोऑर्डिनेशन नंबर हम ऑलरेडी कर चुके हैं, ठीक है। ये स्टेबिलिटी के बारे में जो बताया गया है ये आप पढ़ सकते हो, बट बहुत ज्यादा डिटेल में आपको नहीं करना है, एनसीईआरटी में उतना ज्यादा नहीं दिया हुआ, ठीक है। तो दिस वाज ऑल फॉर दिस लेक्चर, यानी कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, जिसमें कि मैंने बहुत सारी वीडियोस के लिंक्स अटैच किए हैं। तो गाइज जितने लिंक्स अटैच किए हैं वो सब डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएंगे, वो सारी वीडियोस देखना, बिकॉज दे आर रियली इंपॉर्टेंट आपके कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए एंड टॉपिक को समझाने के लिए, सो दैट आपको रट्टा ना मारना पड़े। और ये चीज आपके खाली बोर्ड के लिए नहीं, ये मैंने आपको जितना पढ़ाया ये आपके नीट जेई एग्जाम्स या जो बच्चे इस तरह से कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं जहां केमिस्ट्री आता है, वहां सब में जरूरत पड़ेगी। तो गाइज अच्छे से पढ़ना इसको, और अगर वीडियो पसंद आई है तो प्लीज हिट द लाइक बटन,
ज्यादा से ज्यादा गाइस शेयर करो एंड कमेंट सेक्शन में मुझे बताओ कि आपको वीडियो कैसी लगी, कोई डाउट्स हैं वो भी आप पूछ सकते हो। हमारे सोशल जितने हैंडल्स हैं वहां पे भी अपने डाउट्स आप हमें सेंड कर सकते हो, है ना। आपको पता है इंस्टा हैंडल्स हैं, फेसबुक हमारा पेज है, वहां पे आप मैसेज ड्रॉप कर सकते हो। जैसा आप कंफर्टेबल फील करो, आप कहीं भी डाउट्स पूछ सकते हो, अपने वीडियोस की सजेशंस बता सकते हो। एंड दोबारा बोल रही हूँ, सब्सक्राइब कर लेना, हिट द लाइक बटन, शेयर करो ज्यादा से ज्यादा एंड बेल आइकन जरूर प्रेस करना, क्योंकि उसके बाद ऑल नोटिफिकेशंस का ऑप्शन आता है, वो जब आप क्लिक करेंगे तो ही आपको सारी वीडियोस का पता लगेगा। अपकमिंग वीडियोस इसी तरह से सारे चैप्टर्स की वन शॉट वीडियोस आने वाली हैं, बने रहिए हमारे साथ। उम्मीद करती हूँ आपको टॉपिक बहुत अच्छे से समझ आया होगा एंड इंटरेस्टिंग भी लगा होगा। सो गाइज, वंस अगेन बाय बाय, टेक केयर।